गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कल चंद्रयान 3 भी अपना लॉन्च हो गया, मतलब लैंड हो गया है, सक्सेसफुली लैंड हो गया। और कल काफ़ी इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, हम लोगों के लिए, सारे इंडियंस के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था हम लोगों के पास। ठीक है, सबने देखा था। देखना भी चाहिए यार, इंडिया मतलब बोलते हैं ना, जब इतिहास में आगे आने वाली जनरेशन्स को बताया जाएगा कि यार हम पूरी इंडिया के लोग एक साथ देख रहे थे। ठीक है, हमने पहली बार, बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले, मतलब तीन कंट्रीज ने पहले लैंड करा लिया, लेकिन हम ऐसी जगह पे लैंड हुए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि मार्स पे हमें, मार्स कह रहा हूँ, मून पे हमें वाटर मिल जाए। ठीक है, तो भैया बहुत सबको बधाई, सारे इंडियंस, सारे लोगों को, सारी इंडिया के हर एक देशवासी को भाई ढेर सारी बधाइयाँ। ठीक है, हाँ, प्राउड टू बी एन इंडियन। ऐसा ही काम आप लोग भी करिए। ठीक है, कल जो हुआ, कल देखा आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कल। ठीक है, एक दो लोगों को हम जानते हैं कि हाँ भाई ये इनके चेयरमैन है, लेकिन उसके पीछे जो लोग बैठे हुए थे, जितने लोग बैठ के एक एक स्क्रीन पे बैठ के काम कर रहे थे, वो हमें लगता है कि अरे यार ये बहुत आसान सी चीज़ है, लैंड ही तो करवाना है। लेकिन उसके पीछे 4 साल की मेहनत थी। 2019 में हमारा चंद्रयान 2, 2019 में चंद्रयान 2 हमारा फेल हो गया था, लैंड नहीं कर पाया था। पहुंच गए थे, बस लैंड नहीं हो पाया था। सोचो इतना, मतलब 2019 से अभी 2023, 2023, लेकिन एक चीज सही करी उन लोगों ने। उन्होंने क्या किया, जितनी भी इसकी मिस्टेक्स थी ना, सारी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, उस मिस्टेक को इतना परफेक्ट कर लिया था ना कि कल सुबह का जब इंटरव्यू देखोगे उनका, उनके चेयरमैन का, तो उन्होंने सीधा बोल रखा था कि भाई किसी भी कंडीशन पे हम लैंड कर लेंगे। हमने इतनी सारी वेरिएशंस कर ली हैं, हमने इतनी सारी वेरिएशन के हिसाब से सोच लिया है कि हम आराम से लैंड कर लेंगे, 2019 वाली गलती नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको भी यही चीज अपने डेली लाइफ में उठा के रखना है भाई। अपनी गलतियों से मिस्टेक्स को एनालाइज करो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो। 2023 का साल अपना है। ठीक है ना, 2023 में देखो कितनी अच्छी चीजें हो रही है। पढ़ाई अच्छी करो, ठीक है, पढ़ाई अच्छी करो। 2023 में अच्छा करोगे, 2024 अपने आप ही अच्छा होगा। ठीक है, 2023 में देख लो, वर्ल्ड कप भी आने वाला है, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीतेगा। और क्या, ठीक है, इंडिया भी वर्ल्ड कप जीतेगा। 2023 में हम चांद तक पहुंच चुके हैं, हो सकता है 2024 में मार्स पे पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग, अगर आप बैक स्टेज पे मेहनत करोगे ना, तो आपका रिजल्ट पूरी दुनिया देखेगी, इस बात को गारंटीड है। 2019, बस ये चीज देखना, मैं ये सोच रहा था, जो साइंटिस्ट 2019 में था वही साइंटिस्ट 2023 में, 4 साल, सोचो ना, 4 साल कोई वेट कर रहा है। यहां 8 महीने नहीं पढ़ा जा रहा, वो 4 साल वेट कर रहा है, उस भी उसका अपना रिजल्ट नहीं है, पूरे देश का एक, बोलते ना कि एक अचीवमेंट है वो। 4 साल बैठ के वेट कर रहा है और 2023 में जाके फोड़ रहा है। तो मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए, 2023 से 2024 वाले, 2023 में जो भी मिस्टेक्स हुई उसको 2024 में अपने को कन्वर्ट करना है अपने आप से। और अपने आप से ये प्रॉमिस भी रखो यार, जितना हो सकता है ना। जैसे कल सोचो ना, कल हमें, मतलब कल किसी बोलते हैं ना कि किसी को पैसे थोड़ी ना मिले, कल किसी को कुछ नहीं मिला, बट एक प्राउड सेंस था। इंडिया, इसरो को बहुत कुछ मिलेगा आगे जाके, स्पेस रिसर्च होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिसका मतलब इम्पैक्ट 10 साल 15 साल बाद पता चलेगा, लेकिन कल कितना प्राउड मोमेंट था यार। तो सेम चीज होता है 2024 में, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा 2024 में, उस दिन भैया सब लोग मिलके ना यही चीज सोचोगे। बहुत 5 साल बाद डॉक्टर बनोगे, बट 2024 में चीजें बहुत ही शानदार होंगी। ठीक है ना, टेंशन मत लो। हाँ यार, कुछ चीज़ों को रहने देते हैं, कुछ चीज़ें के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है ना, अपने को, हाँ हाँ, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ का। बस हाँ, ये है कि चलो यार थोड़ा सा वेट करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, चीज़ें हो जाती हैं। ओके, चलो यार, अपने ऊपर फोकस करो अभी, अपने लिए। और तुम टेंशन मत लो, हम सब लोग, सब एक दूसरे के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, साथ में खड़े हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो बस प्लीज़ भाई, अब जो भी कमेंट सेक्शन के कमेंट्स हैं, प्लीज़ अब बंद कर लो। क्वेश्चंस करने हैं, चीज़ें सीखनी है, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि यार अगले साल रिजल्ट लेके आना है। ठीक है ना, अगले साल जब नीट का रिजल्ट अनाउंस हो, तो उस दिन भी हमें कल शाम वाली प्राउड फीलिंग सबको आए, हमारे टीचर्स को आए, हमारे पेरेंट्स को आए, सबको प्राउड फीलिंग आए। तो वो शाम वाली फीलिंग को एक बार और जीना है 2024 में। ओके, चलो भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अपने पास। हम लोग लास्ट क्लास में आयनिक क्लोरीन पढ़ रहे थे, और आयनिक क्लोरीन में आ चुके थे, हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। आयनिक क्लोरीन में हमने
यहां तक वीक एसिड और वीक बेस की डेरिवेशंस कर ली थी, वीक एसिड और वीक बेस की डेरिवेशंस कर ली थी, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस की डेरिवेशंस कर ली गई थी। और वीक एसिड और वीक बेस में देखोगे हमने पीएच कैलकुलेशन, अब देखोगे तो पीएच कैलकुलेशन में बहुत आगे आ रहे हैं बेटा। आज की क्लास में वही लोग थोड़ा सरवाइव कर पाएंगे, आज और कल परसों ही क्लास में, जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब पीएच कैलकुलेशन जहां से स्टार्ट हुआ था, सर याद करो, एक एक केस मैंने कराया हुआ है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच कैसे निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच कैसे निकालते हैं। अगर मैं पूछूं वाटर के केस में तो भी आपको पता है। मैं इतनी बार लिखना चाहता हूं ताकि तुम गलती से भी आप अपने पास ना ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलो इस केस में बताओ पानी का H प्लस लेंगे या नेग्लेक्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या है इस केस में, क्या होगा? पानी का लेंगे, पानी का H प्लस और OH माइनस कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर इस केस में कोई एसिड है, किसी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन एसिड का H प्लस या OH माइनस अगर ग्रेटर देन 10 की पावर -6 है, तो इस केस में वाटर का कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो बताओ, करेंगे या नहीं करेंगे? यस या नो बता सकते हो, यस और नो में बता सकते हो। H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस क्या होगा सर? अगर क्या हो जाए लेस देन 10 की पावर -6 और 10 की पावर -9 m में हो, इस केस में क्या करने वाले? इस केस में क्या करने वाले? यस सर, पहले वाले केस में नहीं, पहले वाले केस में हम लोग इसमें नहीं कंसीडर करेंगे। नो कंसिडरेशन ऑफ H प्लस, नो कंसिडरेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर, H प्लस फ्रॉम वाटर या OH माइनस फ्रॉम वाटर को कंसीडर नहीं करने वाले हैं, इस केस में नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं इस केस से बात करूं तो यहां हमें कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर H प्लस और OH माइनस, कंसीडर H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर, कंसीडर H प्लस और OH माइनस फ्रॉम वाटर। और अगर मैं 6 केस ले लूं, मुझे बता सकते हो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस अगर इससे कम हो गया तो क्या करेंगे? इस केस का पीएच कैसे निकालेंगे? इस केस का पीएच कितना होगा? इस केस का पीएच कितना होगा? इस केस का पीएच कितना होगा? इस केस का पीएच कितना हो जाएगा? 7। क्यों? क्योंकि 7 हो जाएगा। रीजन की सर यहां वाटर डोमिनेट कर जाएगा। फिर हम लोग बात करना शुरू कर रहे थे कि सर H प्लस और OH माइनस, H प्लस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1m हो गई तो इस केस में पीएच क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात करी है डाइल्यूशन से पीएच फर्क पड़ता है कैसे, वो देख लिया हम लोगों ने। और मिक्सिंग की बातें हमने की हुई है, मिक्सिंग करी हुई है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग की गई है, वी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग की गई है, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की भी मिक्सिंग कर दी गई है। तो ये सारा पीएच का कैलकुलेशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। फिर हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, मैं सारा फॉर्मूला एक बार याद दिला देता हूं, वीक एसिड और वीक बेस का कॉन्सेप्ट, वीक एसिड और वीक बेस का कॉन्सेप्ट। इधर पीएच की कैलकुलेशन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं आया था। कल की क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हुआ है, कल की क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हुआ है बेटा आपका, कल की क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम आपका शुरू हुआ है। ठीक है, कल की क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम आपका शुरू हुआ है, क्योंकि आपके लाइफ में आया था वीक एसिड। सर इक्वेशंस आप सबको पता है, इक्वेशंस ये डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बोल सकते कि भैया एग्जाम हॉल में अगर भूल जाओ, एग्जाम हॉल में अगर भूल भी रहे हो ना, तो भैया C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? C अल्फा, या फिर अंडर रूट K इंटू सी। व्हाट इज Ka? Ka इज C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। लेकिन ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाते हैं, ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ जैसे ही लगाते हैं, आपको भी पता है क्या हो जाएगा? Ka की वैल्यू क्या हो जाएगी? C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट Ka बाई सी। H प्लस आ गया, पीएच की वैल्यू निकालने जाऊंगा 1/2 pKa माइनस क्या आ जाएगा? log C आ जाएगा। 1/2 pKa माइनस क्या आ जाएगा? log C आ जाएगा। हो जाएगा भाई। तो ये देख लो, अब देख लो अपने पास वीक एसिड के केस में ये हो जाता है, वीक एसिड के केस में ये हो जाता है। याद है सबको? सब देख लो अपने पास। अगर वीक बेस में पूछेगा तो चलो बता दो कहां चेंज आएगा? यहां चेंज आएगा क्या? सर H प्लस के बदले क्या आएगा? जल्दी बता, H प्लस के बदले क्या आएगा? पीके माइनस लॉग सी। हाँ ये अरे यार पीके मत पूछ भाई, पीके होता है, ठीक है।
H प्लस की वैल्यू क्या होगी? H प्लस की वैल्यू क्या होगी? H प्लस के बदले क्या आएगा? अगर वीक बेस आएगा तो याद करो, वीक बेस के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वीक बेस के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? वीक बेस के केस में हम लोग लिख सकते हैं B प्लस और OH माइनस, B प्लस और OH माइनस अगेन C00। बेटा ये डेरिवेशन बहुत फास्ट फास्ट कर सकते हो आप, आपको बार बार ये डेरिवेशंस करनी है ताकि आपको एग्जाम हॉल में अगर फॉर्मूला मिस भी हो जाए तो भी आपको दिक्कत ना आए। सर यहां पे वीक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा देंगे, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे तो केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट के बी बाई सी, पी ओ एच आ जाएगा यहाँ पे 1/2 पी के बी माइनस लॉग सी। यहां पर पीएच डायरेक्ट नहीं आता, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बेस के केस में आंख बंद करके भैया पीएच मत लगा देना, पीएच मत लगा देना। बेस के केस में क्या होगा? पीओएच आएगा। हो जाएगा सर, श्योर हो? डन। चलो एक चीज बताओ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कब वैलिड था? जब अल्फा की वैल्यू किस परसेंटेज से कम होती थी? जब अल्फा की वैल्यू किस परसेंटेज से कम होती थी? अल्फा की वैल्यू किस परसेंटेज से कम होती थी? अल्फा की वैल्यू किस परसेंटेज से कम होती थी? जल्दी बेटा, अल्फा की वैल्यू किस परसेंटेज से कम होती थी? प्लीज ना अपना टाइम थोड़ा सा बचाओ बेटा, ठीक है? आई नो कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं और हम लोग भी साथ में हैं, ठीक है ना? ठीक है, चीजें हैं, प्लीज टाइम मत वेस्ट करो। यहाँ पे अपना भी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि सर आ जाएंगे इतना तो पता है, लेकिन हाँ तुम अपना रिजल्ट मत खराब कर लो। बेटर है कि हाँ चीजें अपने पास, हम सब लोग को जहाँ सपोर्ट दिखाना हम दिखाते रहेंगे। के और के बी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अल्फा पीएच और पीओएच हो गया, ठीक है? पीएच और पीओएच हो गया तो ऐसे करके निकाल लो। 5% से कम होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। ये पीएच हो गया, ये पीओएच हो गया, तो पीएच और पीओएच निकाल दो, हो जाएगा सर, श्योर हो? ये हो जाएगा। अब यहां तक की सारी चीजें हमने कर ली थी, तो इसके बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। अब भैया सुनो यार, अब हो गया, ठीक है? अपने पास चैट सेक्शन थोड़ा देर के लिए ऑफ किया जाए। चलो शुरू करते हैं अपना खेला। और खेले में आज क्या है? वीक एसिड और वीक बेस। आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं और मैं ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई कीजिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है लेकिन हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भाई आसानी से कर सकते हो, कोशिश करोगे तो आसानी से हो जाएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना खेला, कौन बनेगा डॉक्टर। और कौन बनेगा डॉक्टर में जो पहला क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूलाज आपके सामने अभी जस्ट लिखा भी है हमने, H प्लस और OH माइनस निकालना है, वीक एसिड वीक बेस पहचानना है। कल की क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि सर वीक एसिड वीक बेस पहचानेंगे कैसे? भैया सबसे शानदार तरीका, जहां के और केबी का कॉन्सेप्ट आ गया, जहां इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ गया, जहां अल्फा का कॉन्सेप्ट आ गया, वो सारा का सारा किसका होता है? वीक का। स्ट्रॉन्ग के केस में कहीं भी अल्फा का कॉन्सेप्ट नहीं था, कहीं भी अल्फा का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो भैया अब शुरू करते हैं अपना गेम और केबीडी में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या मिलने वाला है, ये देख लो अपने पास। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखो। आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, क्या होगा? के दिया हुआ है, प्लीज बेटा पोल पे आंसर बता सकते हो। के दिया हुआ है, बताओ क्या होगा? पीएच बताना है, के गिवन है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सब लोग निकाल सकते हैं, अंडर रूट के इंटू सी। क्यों? क्योंकि सर इससे निकालना आसान है। ये देख लो 10 की पावर -5 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -6, बाहर क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3। जैसे ही 10 की पावर -3m आया
सर पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था ये वाला? कितने लोगों ने कर लिया था एक बार में? कितने लोगों ने ये वाला किया? कितने लोगों ने ये वाला आंसर निकाल लिया था? ए इज द करेक्ट आंसर। पोल में चलो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, कितने लोगों ने कर लिया ये वाला आंसर? गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर चाहो तो कोई अब पीके निकाल के करेगा तो पीके की वैल्यू 5, लॉग सी की वैल्यू निकालने जाएगा तो लॉग सी की वैल्यू लॉग 10 की पावर -1। अब पूरा ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। ये अगर सेकंड मेथड से करना चाहो तो ऐसे मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यार इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, आपको फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पीके ए माइनस लॉग सी पुट करोगे, निकालो, पुट करो। कोई इस तरह से सीखना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 - 1 क्या हो जाएगा? 5 + 1 मतलब 6/2 आ गया। 6/2 कितना आ गया? 3 ही तो आएगा, 3 ही तो आएगा, हो गया। कोई चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन हाँ, आप इस तरह से जल्दी कर सकते हो, ये थोड़ा फास्ट मेथड हो जाएगा। एग्जाम हॉल में ये क्लिक कर जाए चाहे ये क्लिक कर जाए, बेटा जो भी क्लिक कर जाए उसको उठा के कर लेना, उसको उठा के कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड माइनस देना है। सर इस रिएक्शन का ये वीक एसिड है, क्यों? क्योंकि के दिया है। इस रिएक्शन को लिख के देख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड माइनस बताना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड माइनस बताना है, कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, कितना होगा साइनाइड माइनस का? साइनाइड माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? साइनाइड माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? कितना होगा? क्या होगा? क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, याद करो C00, C-C अल्फा, ये C अल्फा। सर H+ की वैल्यू कितनी होती है? C अल्फा या फिर √K/C। और H+ की ही वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? साइनाइड माइनस की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू C अल्फा है। तो बस पुट कर दो √K। K की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 10 की पावर -10, और ये कितना हो गया? 10 की पावर -1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अगर मैं सही से सॉल्व करूं तो ये 2 आ गया, 10 की पावर -5 बाहर आ गया, इंटू 1/√10 आ गया। √10 की वैल्यू होती है, √10 की वैल्यू जो देखोगे, √10 की जो वैल्यू देखोगे, √10 की वैल्यू देखोगे तो क्या आ रहा होगा? √10 की वैल्यू देख लो, √10 की वैल्यू देखोगे क्या आ जाएगा? √10 3.16 आ जाएगा। तो 2/3.16 इंटू 10 की पावर -5 और 2/3.16 0.633 इंटू 10 की पावर -5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.3 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। 6.3 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा। H+ और साइनाइड माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। H+ और साइनाइड माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। और आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ओके हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन बोल सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता है, लेकिन हाँ यार, एग्जाम हॉल में H+ और साइनाइड माइनस कॉन्सेंट्रेशन सेम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि सर ये रिएक्शन लिखने तो अब आता है ना यार, ये हमने स्टार्ट कर दिया था केमिकल से ही, C- C अल्फा, C अगर यहाँ 2 आता तो मैं क्या करता? 2C अल्फा लिख देता। अगर यहाँ 3 होता तो 3C अल्फा लिख देता। तो कर लो अपने पास। न्यू चैप्टर कब स्टार्ट होगा? अगले हफ्ते, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने ए टिक मार दिया है, थोड़ा सा देख के करना यार अपने पास। 2/3 पॉइंट वो है 0.2/3 को 0.66 लिखते थे, तो अगर इतना कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। कैलकुलेशन गलत हुआ
कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक से नहीं डरना है, बस थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है, जितना हो सकता है सही करने की। अब देखो ये तो हो गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो दोनों हो गए ऑब्जेक्टिव। अगर एक और ऑब्जेक्टिव कराता हूं, ये लो, चलो इसको करके देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो क्या आएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या आएगा, ये क्वेश्चन करके देखो। पीएच दिया हुआ है, पीएच निकालना है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ इतना एसिड, इस एसिड का पीएच निकालना है। जल्दी, जल्दी, क्या होगा? अंडर रूट के अंदर की चीजें कैसे सॉल्व की जाती है बेटा? अंडर रूट 10 था ना, तो आप 9 तो मान ले, 9 का तो पता है ना, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, तो 3 से थोड़ा ज्यादा ले लेना, 3.1 ले लेना, थोड़ा ज्यादा ले लो। बस ये है कि अप्रोक्सीमेट आंसर आप गेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा उस क्वेश्चन में भी। जल्दी, क्या होगा? करो, जल्दी करो। के की वैल्यू दी हुई है, या तो तुम एच प्लस निकाल दो, एच प्लस की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के इंटू सी आ गया, फिर से एच प्लस निकाल के अंडर रूट के इंटू सी कर लो, ये कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ये 2 इंटू 10 की पावर -2। सर इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7 आ जाएगा। पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 माइनस log 2, शॉर्टकट तो पता ही है ना, 7 - log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, ये कितना हो जाएगा 6.7। क्या आंसर आ जाएगा? 6.7 आ जाएगा। पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का डी लग रहा है, डी कैसे आ रहा है भाई 48, जरूरी थोड़ा नहीं, log 2 है, log 2 को यूज करना हो तो बस ऐसे ही दिया है 3, इसकी वैल्यू ये जरूरत भी नहीं थी। एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा फालतू की वैल्यूज दी होंगी, देने दो, एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा वैल्यूज दी होगी, देने दो। वाटर का क्यों कंसिडर करेंगे भाई, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्यों कंसिडर करेंगे, कुछ भी। के की वैल्यू दी है, एच प्लस की वैल्यू तो अभी भी कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन देख लो ये कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -2। यहां क्यों वाटर का कंसिडर करेंगे? पानी का कब कंसिडर करते थे, जब 10 की पावर -6 में एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होती थी ना, अब क्यों करेंगे? ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो? चलो भाई, अब देखो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, जिसके कारण अपने पास यहां पे आएगा, ये देखना अपने को, ये देखना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। सब लोग, मैं चाहता हूं आप पहले आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपकी लाइफ में पूछा जा सकता है, हो सकता है इसको तोड़ के पूछ ले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार पढ़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, जितना सोच सकते हो आप पहले सोच लो। कैलकुलेशन ठीक है, आप कैलकुलेशन के लिए टेंशन मत लो, एनसीईआरटी कैलकुलेशन थोड़ी गंदी होगी, लेकिन उसकी टेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि भैया आप पहले बस इस क्वेश्चन को देख लो, क्या होगा भैया, बस प्रैक्टिस करते चलो, डीपीपी सॉल्व करते चलो। आयनिक क्लियरम इस वीक में मेनली खत्म हो जाएगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। टाइम लग रहा है, लगने दो, ठीक है, टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन हाँ कोशिश तो करो, ऐसी कोशिश करो कि बस हम भी लैंड हो जाए अगले साल कॉलेज में, ऐसी कोशिश करनी है। सक्सेसफुली लैंडेड होता है ना, हम क्लैप कर रहे होंगे, हम लोग इस साइड से खड़े हो गए कि वाह वाह वाह। डीपीपी सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा भाई, ट्राई करते हैं यार, अभी आइडिया, मतलब एक्चुअली हमें भी क्वेश्चन नंबर नहीं, हमें पीपीटी मिलती है तो उसके हिसाब से ही चलता है। मैं भी तुम लोग सामने सामने ही अटेम्प्ट हो जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एचएफ की बात कर रहा है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट पीएच, अल्फा निकालना है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, तो अल्फा की वैल्यू हम लोग शायद याद करो, अंडर रूट के बाई सी लिख सकते हैं, ये याद आ रहा है, अंडर रूट के बाई सी। अंडर रूट के की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर -4, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2 इंटू 10 की पावर -2। सर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -2, यही आएगा।
तो सर इसको अगर सही से लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 16/1000 हो जाएगा। तो ये 4/10 और √10 आ जाएगा, शायद यही होगा शायद। तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा यार, इसको कैलकुलेट करेंगे 4/10 डिवाइड बाई 4/3 हो जाएगा ना। √10 की वैल्यू कितनी थी, 3.16 थी ना। 4/31.6, 4/31.6, 0.126, ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.126। कितना आ जाएगा, 0.126। √10 आएगा ना बेटा, √10 भी तो रहेगा, 4/1000 होगा, ये देख लो ना अपने पास। 1.6 नीचे आया 10, ये 100 कहाँ आ गया, 1000 हो गया, 16 का 4 हो गया, 10√10। अब निकाल लो, अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा जैसे ही आया, मुझे क्या बोला जा रहा है कि सर कैलकुलेट इट्स पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज। H प्लस की वैल्यू क्या होगी, H प्लस की वैल्यू, चलो मैं एक काम करता हूं, HF का इक्वेशन लिख देता हूं। जब भी तुमसे कोई बोल दे सर देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, H प्लस की इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन C-00, C-C अल्फा, बताओगे। अब एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसकी कितनी होगी, सर एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C कितना है, सर इसका 0.02 माइनस 0.02 इंटू 0.126, जितना भी आए ये अपना, इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू 0.126। इसकी वैल्यू निकालने जाओगे 0.02 इंटू 0.126। अगर कैलकुलेट भी कर दें तो क्या हो जाएगा, 126 इंटू 2, 252, और यहाँ पे 5 जीरो हो जाएंगे, यही होगा शायद। ठीक है, ये भी उतना ही हो जाएगा, 0.00252 आ जाएगा, यही होगा। तो ये C अल्फा, ये H प्लस और C अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा की वैल्यू √k/c होगा। k की वैल्यू कितनी हो गई, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 है, 0.2 इंटू 10 की पावर -2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 1.6 होगा, 10 की पावर -2 ऊपर गया तो +2, ये -2 हो गया। सर 16 कर दिया, नीचे डिवाइड बाई कितना हो गया, 1000 हो गया, यही होगा 100,000। 4/10 हो गया, 4 इसका √ 100 का 10 आ गया, √ बचा 10, 4/31.6 और 31.6 क्या हो गया, 0.126 ही आएगा भाई। क्या अल्फा गलत दे रहा है, बोल रहा है। ठीक है, अब हो गया, H प्लस आ गया। H प्लस की वैल्यू कितनी लिख दूं, H प्लस की वैल्यू कितनी लिख दूं, 2.5 लिख दूं, 2.5 इंटू 10 की पावर, H प्लस की वैल्यू कितनी लिख दूं, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकता हूं। H प्लस की वैल्यू आ गई तो सर pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस लॉग 2.5, 3 माइनस लॉग 2.5। आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है भाई। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना लंबा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी ये जरूर बता देता है कि बेटा मैं यहां तक टच करके जाऊंगा, तुझे यहां तक तुझे परेशान करके जाऊंगा। आप एनसीईआरटी को हल्के मत लेना भाई, इक्विलिब्रियम का खासकर, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनके क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ये सब देख लीजिएगा। रीजन ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अल्फा की वैल्यू निकालना है, सीधा फॉर्मूला पुट कर लो, निकाल लो। ठीक है, आप अल्फा की वैल्यू ऐसे निकाल दो कि सर अल्फा की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी, हो जाएगा, हो जाएगा। श्योर हो, डन। चलो भाई, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो भी अटेम्प्ट करो, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, सेम चीजों पे इक्वल। सर ये देखो, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, यहां के कैलकुलेट करना है, पीके कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैलकुलेट करो। ठीक है, भैया यार कैलकुलेशन जो लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन चेक इट, क्या करें, चेक में क्या करें बताइए। अब आपके हिसाब से हम बैठ जाएं कि ना बेटा, आपको जब तक समझ में आएगा कि बेटा कभी कभी ना दिमाग लगाना होता है, कभी उम्मीद की जा सकती है आपसे ना, 10 की पावर -2 है तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, लाओ भाई इससे भी नीचे लिख देते हैं, काहे का मेहनत नहीं, दिमाग मत चलाना, ज्यादा नहीं दिमाग चलाना होता है, कम चलाना होता है। सर इसके बाद इसको उड़ाएंगे तो बोल रहा है कैसे आया, हे भगवान। तो ये क्या हो जाएगा,
1000 हो जाए। अब कर सकते हैं। अब इसको भी नहीं हो तो ये देख लो भैया, अलग से कर देता हूं मैं, थोड़ा भी कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट एकदम नहीं। 1000 का अंडर रूट करोगे तो 100 का, 2 जीरो का कितना आ जाएगा 10। कष्ट ज्यादा ना हो भाई, दिमाग क्यों चलाना है ज्यादा। दिमाग चलाएंगे सर फिर एग्जाम में क्या चलाएंगे, दिमाग ज्यादा थोड़ी ना चलाएंगे। अब आया सर, कहां से कैसे आ गया भाई, दिमाग चलाइए, आ जाएगा वो वाली वैल्यूज, कैसे अल्फा की वैल्यूज निकाल रहे हैं। यहां पे भी देख लीजिए, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स अल्फा इन इट्स 0.02 है, मतलब ऑब्वियस एच एफ का ही सॉल्यूशन है ना, एच एफ का ही कॉन्सेंट्रेशन है 0.02। सी माइनस सी अल्फा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल के चेक कर लो। ये दे, अब कैलकुलेशन थोड़ी ना करूंगा बैठ के भाई, अभी एग्जैक्ट कर तो दिया, माइनस कर लियो। तुझे बस क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा होता है। आपको लगता हो कि एनसीईआरटी ऐसी कभी आपने सॉल्व ही ना किया, आपने देखा तक नहीं हो, एनसीईआरटी एक साइज में ये क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। चलो क्या होगा भाई, अब रहने दे तू अल्फा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो क्या होगा। ये भी अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, ये कल की क्लास पे जो किया है उसी को देख रहे। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -1 दिया है, पहले ही बता देता हूं 0.1 को लिख सकता हूं। पीएच दिया है 4.5 दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये दे दिया गया है। H प्लस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, H प्लस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वो कितना होगा, एंटी लॉग ऑफ -4.5, एंटी लॉग ऑफ -4.5, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5। एंटी लॉग में क्या आ जाएगा, एंटी लॉग कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। 0.5 अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 की पावर -5 अप्रॉक्स वैल्यू ले ले रहा हूं। क्यों, क्योंकि सर एंटी लॉग में 0.48 की वैल्यू क्या होती है, 0.48 की वैल्यू 3 होती है, तो सर 0.5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे मेरे लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, H प्लस पूछा था, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस पूछा है। अच्छा K और PK भी पूछ रखा है, K और PK भी पूछ रखा है, तो K की वैल्यू भी निकालना चाहो तो H प्लस की वैल्यू आपको ही पता है, यहां से भी निकाल सकते हो। H प्लस इज नथिंग अंडर रूट K इंटू C लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -5 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट K की वैल्यू इंटू क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -1। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -1, ये इधर चला गया। K की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर -9। K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर -9। PK की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस लॉग 9। ये भी निकाल सकते हो, जो भी आंसर से निकाल दो। एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन कर लो, ठीक है, एग्जाम हॉल के क्वेश्चंस करने हैं बस, और कुछ नहीं। 3 की पावर क्या कर, 3 का स्क्वायर कर दिया भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से ये अंडर रूट चला जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। हम कैसे समझेंगे, तो ऑब्वियस है भाई, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कल बताया गया था ना। पीएच निकालना तो 3 दिन से सीख रहे हैं शायद, पीएच से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो 3 दिन से सीख रहे हैं भाई साहब, पीएच से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालना 3 दिन से सीख रहे हैं। अब नहीं आ रहा तो इसमें हमारी गलती है, हमने मान लिया, तुम्हारा तो है ही नहीं ना कुछ भी, ये चीज तो हमने गलती करी बेटा, हमने तुम्हें पढ़ाया। अगर ये अब नहीं समझ में आ रहा कि H प्लस कैसे आ रहा है, पीएच दिया हुआ है 4.5, H प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और H प्लस की वैल्यू क्या होती थी भैया, कल भी पढ़ा है, सी अल्फा, अभी रिवाइज भी कराया है। अब तो बस हम ही लेट जाएं, और कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है। समझ नहीं आया, हाँ नहीं आ सकता ना बेटा, ऑब्वियस है, मैंने कब बोला, तुम्हारी गलती है ही नहीं, हमारी गलती। ये कुछ लोग हैं जिनको लग रहा होगा, हंस रहे होंगे कि अच्छा ठीक है। 0.5 को 3 कैसे लिया, क्योंकि भैया 0.48 को क्या यार 0.48 को, ठीक है, log 3 इज इक्वल्स टू 0.48 होता है, तो सर एंटी लॉग में 0.48 को क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। बाकी मर्जी है भाई,
अब तो तुम ही शेर हो, कुछ बोल भी नहीं सकते, पता चला काट कूट के कुछ बना दोगे तो दिक्कत ही हो जाएगी। लेकिन हाँ, दिमाग आपका बहुत अच्छे लेवल पे। हमारी गलती है, अब मैं तो उल्टा ही सोचने लगा हूँ कि हम लोग की गलतियाँ ज़्यादा हैं, हम लोग ज़्यादा उम्मीदें नहीं करनी है। हाँ हाँ, आंसर देखने से समझ में आ रहा है ना, तो जो बच्चे को आंसर देखने से समझ में आ रहा है, बेटा तुझसे बस एक बात बोलनी है मुझे, इसका मतलब ये है कि आपने घर पे हाथ से लिख के ट्राई नहीं किया। कल मैंने बोला भी था कि वीक एसिड वीक बेस का मैंने पैरेलली शायद 2-3 स्लाइड्स मैंने बनाई थी पैरेलल पैरेलल करके। बेटा प्लीज ना, आप भी वैसे लिख के देखो, एक बार करके तो देखो, एक बार ये डेरिवेशंस लिख के तो देखो कि यार ये डेरिवेशंस मैं कर पा रहा। ये तो मैं लिखूंगा तो ऑब्वियस है ना, तुम्हें याद तो आएगा ही। न्यूज़पेपर थोड़ी ना पढ़ रहे हो बेटा कि न्यूज़पेपर पढ़ लिया, हाँ हाँ ठीक है, ओवरऑल न्यूज़ पता है कि हाँ भाई ये। तुम्हें डिटेल में पढ़ना है ना, जिसको डिटेल में पढ़ना है उसको तो पूरा एक एक चीज करनी पड़ेगी ना यार, ठीक है। उसको तो एक एक चीज बैठ के करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, तब याद रहेगा कि अच्छा H प्लस को C अल्फा लिख सकते या अंडर रूट K इंटू C लिख सकते, पीएच से H प्लस आ गया। तो अब ये सब चीजें याद नहीं कर सकते, आपको बस चीजें रिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए, तो वीक एसिड वीक बेस हो चुका है, वीक एसिड वीक बेस हो चुका है। और अगर मैं बात करूं कि भैया वीक एसिड कर लिया, वीक बेस कर लिया, कल हमने एक बात, कल नहीं शुरुआत में ही मुझे याद लगता है कि आयनिक इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में। ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट मैंने एक बात बताई थी, जो वीक एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है बताओ। जो वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, जो वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस कैसा होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होगा। जितना वीक एसिड है उसका कंजुगेट बेस क्या होगा, उतना क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ऑब्वियस है ना भाई, बदला तो लेगा वो, वीक इधर था ना, उधर से आते टाइम तो स्ट्रांग ही बन के आएगा। तो भैया यहां पे भी अब देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ना समझ में आने, बहुत हार्ड टॉपिक, बहुत हार्ड टॉपिक, बहुत हार्ड टॉपिक, ठीक है। काफी हार्ड टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, इतना हार्ड टॉपिक देखोगे भाई, भाई साहब क्या है, एसिड और कंजुगेट बेस का पेयर। ओ माय गॉड, ये कैसे करेंगे, एसिड और कंजुगेट बेस का पेयर या बेस और कंजुगेट एसिड का पेयर। ध्यान से सुनना, मैं एक डिराइव करूंगा, आप अपने आप दूसरा डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पता चला फिर से बोलोगे अरे सर नहीं समझ में आया। ये एसिड है, ध्यान से देख लो, एसिड है, एसिड को H2O दिया, क्या बन जाएगा, देखना बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ये एसिड है, ये इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। एसिड है, ये इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस बन जाएगा। एसिड है, ये इसका क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस। और सर इसका अगर K ऑफ एसिड लिखना चाहे, A ऑफ एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हम क्या लिखेंगे, H3O प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई सर HA, और इसको H2O यही लिखेंगे। लेकिन सर H2O की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1, तो हम लोग बोल सकते हैं ना K ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, H3O प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस A माइनस डिवाइड बाई HA, ये लिख सकते हैं। किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, अब किसी ने बोला कि सर एक काम कर लिया जाए, सर जो कंजुगेट बेस है, आप बोल रहे हो कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस जब पानी से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, देखना अपने पास ध्यान से, वो क्या बनाएगा, यही करेगा, कंजुगेट बेस है तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस हो गया कंजुगेट बेस, ये इसका एसिड बन जाएगा। तो चलो इसका बताओ, अब बताना इसका, ये बेस है तो इसका क्या डिफाइन करूं, KB ऑफ A माइनस डिफाइन करूं। KB ऑफ A माइनस किसके इक्वल होगा, HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई A माइनस, यही लिखूं, H2O लिख भी सकता हूं, नहीं भी लिख सकता हूं, मैं बस याद दिला रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को याद ना हो। तो KB आ गया, इसके केस में ये क्या है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये क्या है, कंजुगेट बेस का, कंजुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही है ना अपने पास, पक्का। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, अब एक काम करता हूं, एक काम कर लो, KA ऑफ HA इंटू KB ऑफ
KB ऑफ A माइनस, मतलब जो वीक एसिड है उसके कंजुगेट बेस को मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आने वाला है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आने वाला है। डेरिवेशन कोई याद नहीं करना, बस बेटा मैं यहां डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख सकता इसलिए मैंने डेरिवेशन लिखी है, अदरवाइज आपको डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है। आप डेरिवेशन के बिना भी काम चला सकते हो, अगर मतलब हम लोग के ऊपर भरोसा है तो। देख लो, किसी भी एसिड का, किसी एसिड का अगर एसिड का उसके डिसोसिएशन के कंजुगेट बेस का, सर कंजुगेट बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ रहा है? KW आ रहा है। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एसिड। और ये उसका क्या है? कंजुगेट बेस। याद रखना, जो एसिड होगा उसके कंजुगेट बेस को, सर क्या बचा? H प्लस और इंटू OH माइनस बचा, H प्लस इंटू OH माइनस बचा, तो H प्लस इंटू OH माइनस लिख सकते हैं। अगर यहां पे अगर फॉर बेसिस की बात करता तो बेस के लिए क्या होता? सर KB ऑफ, सर देखना ये KB ऑफ BOH माइनस के ऑफ B प्लस इज इक्वल्स टू KW लिख सकता था। सिमिलरली बेस के भी लिख सकता हूं। डेरिवेशन भैया ज्यादा फालतू का नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप एसिड हैं तो आपके कंजुगेट बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, अगर एसिड है तो आपके कंजुगेट बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो कांस्टेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा? KW के इक्वल। वो किसके इक्वल होगा? KW के इक्वल। ये देख ले भाई, ये देख ले। बेस के लिए भी अब तुझे करना है तो बेस के लिए भी उल्टा करके देख ले भाई। बेस के लिए भी लिख, BOH का ऐसे लिख के KB निकाल, फिर KA निकाल, मल्टीप्लाई कर। बेस का ये बेस है, ये बेस है, तो सर ये इसका क्या हो जाएगा? कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। मतलब अगर सेम एसिड है, एसिड और उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड और उसके बारे में बात करो, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है भैया ये टेम्परेचर के ऊपर। मतलब ये नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? कांस्टेंट। अगर कोई बंदा, अगर ये इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। मतलब अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? वीक। अगर कोई सर वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? सर उसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ब्रोस्टेड लॉरी से नहीं समझना चाहते तो आज समझ लो भाई, कोई एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके Ka की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। और सर उसके KB की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? KW के इक्वल है। KW के इक्वल है। तो मतलब अगर कोई एसिड दिया है, फॉर एग्जांपल मान लो, फॉर एग्जांपल ये देखना, अगर मैं लिख रहा हूं HCl का Ka लिख रहा हूं सर 4 इंटू 10 की पावर -5, व्हाट विल बी द Cl माइनस, याद रखना KB इसका निकाल के बताओ, KB की वैल्यू क्या आएगी? बताओ कितना आएगा? सर डेरिवेशन के बाद इसके क्वेश्चन देख लो, KB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Cl माइनस की क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? KB की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? सर Ka ऑफ HCl, Ka ऑफ HCl इंटू KB ऑफ Cl माइनस, ये किसके इक्वल होगा? KW। नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे सर इसकी वैल्यू, अगर मुझसे KB की वैल्यू निकालनी है Cl माइनस की, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -14, ये 4 इंटू 10 की पावर -5, 1/4 इंटू 10 की पावर -9। सर ये कितना हो गया? 0.25 इंटू 10 की पावर -9। एग्जाम हॉल में सॉल्व करके निकाल दो, इसका कितना हो गया? -10 हो गया। 2.5 इंटू 10 की पावर -10, तो ये KB आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा पूछ दे, एक मिनट ध्यान से देखना, अगर तुमसे ये पूछ देता तो सर HCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, अमोनिया का KB बताएंगे क्या? अमोनिया का KB कितना होगा? इतना होगा क्या? KB इतना होगा क्या? अगर बेटा ये दे रहा है ना तो वो तुम्हें बना रहा है, समझ जाना। सर ये अलग एसिड है, इसका कोई लेना देना नहीं।
इसका इसके साथ क्यों जा रहा है, ये इसके साथ क्यों सही आ रहा है, बिकॉज ये एसिड का कंजुगेट बेस ये है, इस एसिड का इसके बेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों लिख देना है, जबरदस्ती क्यों लिख देना है भैया, ये देख लो ना, क्यों लिख देना है अपने पास, जबरदस्ती क्यों लिखना है, जबरदस्ती क्यों लिखना है सर। HCl है, HCl का कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, Cl माइनस, तो उसके ऊपर तुम मैथ्स लगाओगे ना, उसके ऊपर थ्योरी लगाओगे। अमोनिया के साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है, अमोनिया के साथ तो लेना देना ही नहीं है, तो अमोनिया के साथ कोई लॉजिक नहीं। हाँ, तुमसे कोई ये पूछ दे, ये देखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर Kb ऑफ अमोनिया, अगर एक देना है Kb ऑफ अमोनिया अगर दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया जाए 10⁻⁹ दिया, केबी ऑफ अमोनिया 10 केबी ऑफ अमोनिया, सॉरी हाँ, केबी ऑफ अमोनिया लिखा हुआ है 10⁻⁻4 लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया जाए। अब देखना ध्यान से, तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यस और नो बता सकते हो, इसकी वैल्यू आएगी क्या तुमसे, उसको देख के तुम इसकी वैल्यू निकाल सकती है, यस और नो बता सकते हो, यस और नो में बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा। जल्दी निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना सर, इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते इस फॉर्मूले से, K इंटू के बी इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू से आप नहीं निकाल सकते, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूछता K ऑफ NH4 प्लस बता दीजिए, चलो अब बता दो, ये निकाल सकते हो क्या, यस सर ये निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ही पता है Kb ऑफ अमोनिया इंटू K ऑफ NH4 प्लस, सर ये बेस है, ये बेस है, ये बेस हो गया, और ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, KW के, और 10⁻⁻14 के इक्वल होगा, 10⁻⁻14 के इक्वल होगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देख लो क्या हो जाएगा, ये देखो K ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा, अमोनियम आयन कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 10⁻⁻4, 10⁻⁻10 आ जाए, तुम ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ऊपर वाले को नहीं निकाल सकते, तो जिसके साथ जो मैच करेगा उसी की वैल्यू निकालना भाई, गलती से भी कुछ और मत निकालने लगना, ठीक है, हो जाएगा सर, श्योर हो। ठीक है, 10⁻⁻10 आ जाएगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं। हो जाएगा सर, बहुत इजी सा है, ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज और, चलो अब यहां देखना सर, K इंटू के बी इज इक्वल्स टू KW, अब मैंने ये लाइन लिखी, तुमने बोला अरे सर ठीक है ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, तो वैलिड फॉर, ये देख लो अपने पास, तुम्हें एग्जाम हॉल में ये सब याद करके जाना है, ये किसके लिए वैलिड है, एसिड और कंजुगेट बेस पेयर के लिए, या तो इसके लिए वैलिड है, या फिर किसके लिए वैलिड है, बेस और कंजुगेट एसिड पेयर के लिए, ये किसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, ठीक है। दूसरा सर, अब देखना कितनी बड़ी मैथ्स लगा रहा हूं मैं, शायद ही नहीं समझ में आए, एक तो बच्चा मतलब देख लो भाई, इतना डिफिकल्ट देख रहे हो, लॉग लगा दिया मैंने, अगर मैंने लॉग लगा दिया, फिर मैंने माइनस भी लगा दिया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस से सब जगह दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, भाई साहब ये देख रहे हो कितना डिफिकल्ट चीज है। सर इसको क्या बोलेंगे, PKA, और इसको क्या बोलेंगे, PKB, और ये क्या हो जाएगा, PKW, मतलब सर PKA प्लस PKB इज इक्वल्स टू PKW, ये देख ले भाई, ये PKA प्लस PKB प्लस इज इक्वल्स टू PKW। अच्छा, एक बोल रहा है सर लप्पू बोलना भी गुनाह है, ओके, हम तो बोल, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोलना ही छोड़ देते हैं ना यार, तुम लोग सब सही हो, ऐसा है क्या, लप्पू बोलना भी मीनिंग क्या होता है यार लप्पू, भाई देख लूं यार, पता चला।
लप्पू मतलब वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर होता है यार, ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ पेपर। और पेपर में पेपर को तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। झिंगुर भी है, झिंगुर तो झिंगुर थोड़ी ना होता है यार, ठीक है। हाँ, और डरा ही देते हैं यार, ठीक है। हाँ चलो भाई, देख लो यार। कोई नहीं कोई नहीं, टाइम आता है, हर एक का टाइम आता है। अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है, पर्दे के उस साइड खड़े हो, ठीक है। यहाँ टीचर्स को देख लो, सर्दी जुकाम लेके बैठे हैं, मेंटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी भी चल रही है, लेकिन आदमी सोच रहा है कि नहीं यार सिलेबस जाना चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। मतलब कभी कोई देखो, झिंगुर इज, अबे क्या बात कर रहा है, झिंगुर थोड़े ना होता है। अच्छा ओके, ग्रास हॉपर, भाई झिंगुर मतलब ग्रास हॉपर होता है ना यार। चलिए चलो, देखते हैं भाई, कुछ नहीं होता है, होता है, ठीक है। अब मैं तो सोच रहा हूँ यार खुद ही, अब मतलब मैं खुद ही सोच रहा हूँ पढ़ाना छोड़ के वो शुरू करते हैं, नीट का तैयारी कर ही लेते हैं यार, कुछ डॉक्टर डॉक्टर बन जाते हैं यार। पता चला कि हाँ, कुछ बोलने लायक हो नहीं, अब पता चला किसी ने बोल दिया आदमी, होता है ना। मैं एक बोल तो पता था, एक वीडियो देखा, मान लो, अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, ऐसे कुछ, जो पता चला उसको काट के बना दिया किसने, ये देखिए खतरनाक सा टीचर बच्चों को उकसा रहा है, मतलब पढ़ाई के लिए उकसा रहा है, बताइए, पढ़ाई के लिए इतना उकसा दिया, एक बच्चे ने रात भर पढ़ाई कर दी, ठीक है। चलो, पीके प्लस पीके भी, पीके प्लस पीके भी, कभी कभी पता चलेगा बेटा, जब बड़े हो गए ना तब पता चलेगा कि हाँ, ठीक है। चलो, कोई नहीं कोई नहीं, पीके प्लस पीके बी इज इक्वल्स टू व्हाट, पीके डब्ल्यू हो जाता है। जैसे कहीं भी कोई क्वेश्चन दिया, मान लो जैसे मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूं, कोई एसिड है, ये देखो एच ए है, इसका पीके दिया हुआ है, के तो छोड़ो, पीके दिया है 4.5, तो मैं अगर ए माइनस का, अगर मैं ए माइनस का पीके बी पूछ दूं, ए माइनस का पीके बी पूछ दूं, बता सकते हो क्या होगा। रूम टेम्परेचर पे आपको ही पता है, एट रूम टेम्परेचर आपको ही पता है, रूम टेम्परेचर पे पीके डब्ल्यू की वैल्यू, रूम टेम्परेचर पे पीके डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, ये सब लोग अब जान चुके हैं, इतनी बार रिवाइज हो चुका है कि सर रूम टेम्परेचर में पीके की वैल्यू क्या हो चुकी है, पीके की वैल्यू, पीके डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। तो सर जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका, इसका पीके भी कितना होगा, 9.5 हो जाएगा। कैसे, ये कैसे आया, 14 माइनस 4.5 आया, 14 माइनस 4.5 आया, कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो देखते, देखते हैं यार, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलो करके देखो इसको, बहुत प्यारा सा और बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, के ऑफ एच एफ, के ऑफ एच एफ दिया हुआ है, के ऑफ एच एफ दिया हुआ है, के फॉर एच एफ दिया हुआ है, ठीक है। के फॉर एच एफ दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 की पावर -4, 3.5 इंटू 10 की पावर -4। कैलकुलेट के बी फॉर द फ्लोराइड आयन, ठीक है, कैलकुलेट के बी फॉर द फ्लोराइड आयन, ठीक है। के फॉर एच एफ इज 3.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, 3.5 इंटू 10 की पावर -4। के बी फॉर फ्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, फॉर लिखना है, टॉर लिख दिया यार, बताओ, ठीक है, क्या होगा, क्या करोगे एग्जाम हॉल में, फास्ट फास्ट भाई, ये क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम हॉल में, इस साल तो इनऑर्गेनिक मतलब सॉरी आयनिक क्लोरीन वाला पूछा ही नहीं उस लोगों ने, वो भूल ही गए, उनको लगा कि अरे कौन पूछे, या तो उसको आता नहीं था शायद, उस बंदे को जो पेपर सेट कर रहा था उसको आता नहीं था, उसने क्या किया भाई, पूछा ही नहीं, उसको लगा कि यार ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, भले कंपटीशन बढ़ाते जाएंगे लेकिन टेंशन नहीं देंगे, टेंशन देने से फायदा नहीं, 10 की पावर -10। अब ये देख लो 1/3.5, 10 की पावर -10 के आसपास का रेंज का कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सर ज्यादा टाइम क्यों लगाना है, ठीक है, ज्यादा टाइम क्यों लगाना है, अपने को क्या मिल जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई तुम ही लोग हो यार, तुम ही लोगों के लिए पढ़ा रहे हैं, और क्या यार,
कोशिश करो भाई, अगले साल कॉलेज पहुंचो, ठीक है। हाँ 78%, मतलब 78% जनता, 80% के आसपास तो अब आ चुकी है इस क्लास में, फ्लो में आ चुकी है। 10-20% लोग हैं अब जो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन 10-20% लोग ऐसे हैं जो कुछ अलग ही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट है बेटा आ जाओ। बाकी 80% जनता अब सही चलनी शुरू हो गई इस बैच में, बहुत बढ़िया। हमेशा एक कांस्टेंट अब आने लगा इन लोगों का मार्क्स, कोई भी अच्छा क्वेश्चन दो कर लेते हैं ये लोग। चलो क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी देखो कैसे बदमाशी करती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखना पीकेबी, देखो दो क्वेश्चन पूछ रखा है, ध्यान से देखना। दो क्वेश्चन पूछ रखा है, किसका? हाइड्रोजीन क्या होता है? हाइड्रोजीन आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, NH2 जब ऑर्गेनिक में अल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हो ना, तो वहां पे हाइड्रोजीन का डेरिवेटिव आ जाता है। हाइड्रोजीन अमोनिया का डेरिवेटिव में आता है हाइड्रोजीन। बोल रहा है कैलकुलेट द पीकेबी ऑफ दिस इफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। ये अलग पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी देखो कैसे बदमाशी कर रहा है, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट पूछ लिया। सर अमोनिया का एसिड है, अमोनिया का बेस है, मतलब वीक बेस है, उसका पीएच दिया है। सर कैलकुलेट द पीकेबी निकालिए। दूसरा कैलकुलेट द के ऑफ दिस। पहले पीके भी निकालिए, फिर इसका के निकालिएगा, फिर इसका के निकालिए। कैसे निकालोगे, ट्राई करो एक बार। पहले पहला पार्ट सॉल्व करोगे तभी दूसरा पार्ट होगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जल्दी जल्दी क्या होगा? क्या होगा सोचो एक बार। एनएमसी कैसा पेपर बनाएगा? एनएमसी भाई यार पेपर आने के बाद ही पता चलेगा यार, पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं, हो सकता है हम लोग की बातें बुरी लग जाए, तो बना ले अच्छा क्वेश्चन। एक्चुअली देखो ये नहीं है, पेपर अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि यार थोड़ा कंपटीशन दिखे। अब ऐसा ना होना कि यार 620 नंबर लेके भी सिलेक्शन ना हो रहा, कॉलेज ना मिल रहा हो, तो यार उसको फिर हम लोगों को बोलने में डर लगता है कि यार तुम अटेम्प्ट फिर से री अटेम्प्ट करो। किसी बच्चे के अब 620 आ रहे हैं, उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, उसको बोल रहे हैं कि यार फिर से ड्रॉप लो। मतलब एज ए टीचर कांप जाते हैं अंदर से कि यार अब 620 के ऊपर यार पता नहीं, हो सकता है अगले साल कुछ और हो जाए या बीच में तबीयत खराब हो जाए। तो कंपटीशन फेयर होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। नहीं नहीं भाई, हम, ये हमारी ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज इसको काट पीट के कोई वीडियो ना बनाए। डेरिवेशन में H2O1 कैसे हुआ? ओह माय गॉड, H2O1 कैसे हुआ? ये राज बेटा उसी के साथ चला गया। H2O1 कैसे हुआ? H2O1 कैसे हुआ? ये राज उसी डेरिवेशन के साथ चला गया। जल्दी क्या होगा? सर पहली बात, अमोनिया क्या है? बेस है। अमोनिया बेस है, तो अमोनिया के बेस में ना एक चीज देखो, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 4 × 10⁻³ सर इसका पीएच दिया है। बेस का पीएच किसी काम का नहीं। बेस के केस में क्या निकालना पड़ेगा? पीओएच, और पीओएच कितना होगा? 9.7। ये कितना होगा? 4.3। पीओएच का फॉर्मूला आप सबको पता है, पीओएच कितना होता है? 1/2 पीकेबी माइनस लॉग सी, यही होता है। ये 4.3 हो गया, 1/2 हो गया, पीकेबी आ गया, माइनस लॉग सी। लॉग सी निकालोगे तो लॉग सी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी? -3 प्लस लॉग 4, -3 प्लस 0.6 -2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2.4। तो ये +2.4 आ जाएगा। 8.6 इज इक्वल्स टू पीकेबी प्लस 2.4। पीकेबी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? सर ये 2 आ गया, और ये कितना आ गया? 6.2। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ गई? 6.2 आ गई। पीकेबी की वैल्यू कितनी आ गई? 6.2 आ गई। अब ये पीकेबी किसका है ये देखना ध्यान से, NH2 का है। इसका पीकेबी की वैल्यू आ गई, पीकेबी की वैल्यू कितनी आ गई? 6.2। तो सर इसके NH2 NH3 प्लस का, NH3 प्लस का, ये अगर बेस है, ये अगर बेस है, तो ये इसका क्या होगा? कंजुगेट एसिड। इसका पीके कितना आ जाएगा? पीके कितना आ जाएगा? तो सर 14 - 6.2 कितना हो जाएगा?
और 13 माइनस 6 7.8। पीके कितना आ जाएगा 7.8। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी एंटी लॉग -7.8 और 10 की पावर -8 एंटी लॉग 0.2 हो गया, और 0.2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर -8 के अप्रॉक्स कर देते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगी, देख लो अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगी। ठीक है, पीएच कैलकुलेट करते करते, अरे तो पीएच ऑब्वियस है ना भाई, इससे सॉल्यूशन तो आयनिक क्लियर में है क्या, पीएच के अलावा क्या है, पीएच कैलकुलेट करते तो दिमाग थक जा रहा है, कुछ और करवा दो। ऐसे थोड़े फरमाइशी थोड़ी ना चलती है भैया, गाने थोड़ा बजा रहा हूँ कि हाँ सर अब बहुत हो गया हिमेश रेशमिया गाना किसी और का बजा दो, सर अब डीजे वाले बाबू कुछ और बजाओ, ये थोड़ी ना होता है यार, पीएच ही करना है। पीएच कर पीएच कैलकुलेट करते करते एनसीईआरटी क्वेश्चंस में एक ही दिक्कत होती है, मैं तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन बस इसलिए बताता हूं ना क्योंकि मुझे पता है कि तुम ये क्वेश्चन या कोई भी टीचर ये क्वेश्चन टच नहीं करता। बहुत सारे लोग 12th पास कर जाते हैं और एनसीईआरटी देख पे नहीं आता, पता नहीं चलता कि अच्छा एक्साइज में ये भी क्वेश्चन है। आप जाके देखोगे आपको लगेगा भाई एनसीईआरटी इनडायरेक्ट जनरल में इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा है। आपने ये सब कुछ कल की क्लास में पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा कि सर आपने इसका बेस का अगर पीके भी पता है तो उसके कंजुगेट एसिड का पीके पता चल जाएगा और फिर के निकल जाएगा, ये जान गए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में 1/2 कैसे आया, ये 1/2 आंसू निकल रहे हैं बेटा, बस समझ नहीं पाओगे तुम कहां से 1/2 कहां से आया। चलो ये तो अच्छा हुआ तुमने पी से पी नहीं कैंसिल आउट किया। ठीक है, ठीक है, 1/2 कहां से आया बेटा, ये राज ना, बस 4 दिन और झेल जाओ, ठीक है ना, मैं सही बता रहा हूँ 3-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फ्रेश स्टार्ट करेंगे बेटा, एकदम मंडे ट्यूजडे से फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, मंडे ट्यूजडे से एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे नए हफ्ते में नए एनर्जी के साथ, और मतलब आई थिंक राखी वाखी भी होगी, सब कुछ होगा, तो उसके बाद एकदम तगड़े स्टार्ट करेंगे। टेंशन मत, ये सब चीजें बकवास है, छोड़ दो बेटा, ये तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं, हमारी गलती है, हम लोग यार ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वी आर द मतलब ऑफेंडर्स। ठीक है, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ठीक है, बहुत हार्ड चीजें हैं। चलो भाई देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देने से पहले डर ही लग रहा है मुझे कि पता नहीं करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चल भाई ये क्वेश्चन करके देख यार, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को इक्वल मान लेते हैं, इसलिए उनके लिए ही ये क्वेश्चन है। प्लीज बेटा आराम से करना, डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड में पीएच निकालना है, डाइप्रोटिक एसिड में पीएच निकालना है। एक बार मोलैरिटी दी गई है, एक बार नॉर्मलिटी दी गई है, दोनों इक्वल होंगे इस केस में या नहीं होंगे, ये आप सोच के आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जो लोग क्लास फॉलो रेगुलरली नहीं कर रहे वो आराम से इस क्वेश्चन को, बेटा कोई बात नहीं आप देख सकते हो, कुछ और कमेंट कर सकते हो, लेकिन जो पढ़ रहे हैं प्लीज अपने पास ये क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट करके देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। डाइप्रोटिक एसिड है, डाइप्रोटिक एसिड है मतलब H2A है, ये सीधा सीधा ऐसे सोच लो, ये क्या देगा 2H प्लस और A माइनस। याद करो ये सब कुछ बताया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 की पावर -4m है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 2 इंटू 10। H प्लस आ गया तो pH इस केस में कितना होगा 4 माइनस लॉग 2 और 4 माइनस 0.3 3.7। सर पहला केस ए वाले केस का तो ये आ जाएगा, ए वाले केस में तो ये आएगा, फर्स्ट केस में तो ये आएगा, तो पहला आंसर क्या आएगा 3.7 आएगा, पहले वाले का आंसर 3.7 आएगा। लेकिन दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा, वहां नॉर्मलिटी दी गई है। नॉर्मलिटी क्या होती है सर, नॉर्मलिटी एक बात बताइए, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर होता है ना भाई। तो सर दूसरे केस में यहां पे मोलरिटी कितनी होगी सर, 10 की पावर -4/2 हो जाएगा ना, यही होगा, 10 की पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही होगा। 10 मोलरिटी क्या हो जाएगी 10 की पावर -4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
10 की पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी यही होगा, यही होगा, क्या हो जाएगा, ये देख लो। अरे सर फॉर्मूला याद नहीं तो आप इस तरह से कर लो कि उसकी तो मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी से क्या हो गया, 2H प्लस आ गया, H प्लस आ गया। अब तुम दूसरे ऑप्शन को उठा के देखो, यहां पे H2A की बात कर रहे हैं, तो सर यहां पे क्या देगा, नॉर्मलिटी दी हुई है, तो सर यहां पे अब एक बात बता, देख यहां से तू कर ले, चल हटा, ये देख नॉर्मलिटी है, तू एक काम कर, इसको 2 टाइम्स कर दे, 2 टाइम्स। ऐसे नहीं होता ना भाई, नॉर्मलिटी के हिसाब से नहीं चलते, हम क्या करते हैं उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऐसे कैसे, चलो देख लेते हैं। नॉर्मलिटी दी हुई है, नॉर्मलिटी सर इसकी मोलैरिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम नहीं है, मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -4/2 हो जाएगा, और या फिर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 की पावर -4, 0.5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, यही होगा शायद मोलैरिटी, 5 इंटू 10 की पावर -5 हो जाएगा, यही होगा ना मोलैरिटी। ठीक है, तो अब शुरू करो, 5 इंटू 10 की पावर -5m है, ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 इंटू 10 की पावर -5m हो जाएगा। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, 10 इंटू 10 की पावर -5, ये 10 की पावर -4m आ गया, तो सर यहां से pH कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहां pH कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, देख लो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये देख ले भाई, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि सर नॉर्मलिटी और मोलैरिटी दोनों अलग अलग टाइप के लोग हैं, दोनों अलग अलग टाइप के लोग हैं। 4.52 कैसे आ गया भाई, मोलैरिटी कितनी आएगी सर, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर, नॉर्मलिटी अपॉन n फैक्टर 1/2 इंटू 10 की पावर -2, ये 0.5 हो गया, इसको बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, ये 5 इंटू 10 की पावर -5 करना पड़ेगा ना। अब एक बात बताइए, ये मोलैरिटी दी है इसकी, इससे कितना H प्लस आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना H प्लस आ गया, ये कितना H प्लस आ गया, H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स करा 10 की पावर -4। ये तो बस क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पोल में देखो, हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग तो होते हैं जो टिक मार देते हैं कि अरे सर दोनों का सेम ही आंसर आएगा। देखो बी वाले लोग, जो बी वाले थे वो तो पहले वाले में ही गलत कर गए थे, बी वाले लोग तो गड़बड़ है, डी वाले लोग थोड़ा सही भी सोच सकते हैं, बी वाले लोग थोड़ा सा, ये जो बी वाले लोग हैं तो आपने पहला ऑप्शन ही गलत कर लिया ना, दोनों में अलग अलग है, 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, भूलना इंपॉर्टेंट, देखो अभी के लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में अलर्ट मोड पे रहना, एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चन का आंसर पता है क्या पूछ लेगा कि सर ये दोनों का पीएच सेम आएगा क्या, दोनों का पीएच सेम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मोनोप्रोटिक होता जिसका n फैक्टर 1 होता, उसके केस में नॉर्मलिटी और मोलैरिटी बराबर आती है, लेकिन जिसका n फैक्टर अलग अलग है उसके केस में काहे का नॉर्मलिटी और मोलैरिटी, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं ना, गलती से सीख ले भाई। चल एक और खतरनाक सा क्वेश्चन, क्या होगा, अब क्या होगा यार, जल्दी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होने वाला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होने वाला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाए तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है, सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो आंख बंद करके हमेशा ही, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 100%, ये तो 100% ही होगी या 1 होगा, यही होगा, 100% ही होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू क्या होती है, खुद से सोच लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू, सर अल्फा की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर फॉर्मूला याद हो तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, √K/C होती है क्या। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे मतलब कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू 0, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब सोच रहे हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन कहां चला गया, सबसे कम, तो अल्फा कहां पहुंच जाएगा, अल्फा कहां पहुंच जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की कितनी होती है, 100% ही तो होती है, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 100% तो होगी,
कितनी हो जाएगी 100% होगी। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 100%। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब याद करिएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब भी होगा, कोई भी अगर कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो है, देख लो एक बार, कॉन्सेंट्रेशन टेंडिंग टू जीरो है तो अल्फा की वैल्यू उस टाइम पे 1, लेमडा एम की वैल्यू उस टाइम पे लेमडा एम नॉट हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, लेमडा एम की वैल्यू उस टाइम पे लेमडा एम नॉट हो जाता है। ये कहां से कौन सा जादू है मैं बता नहीं सकता, जो लोग समझना चाहते हैं वो समझ चुके होंगे, ठीक है, जो लोग समझना चाहते होंगे समझ चुके होंगे, ठीक है, ठीक है, चलो ओके। तो ये अपने पास हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा अंडर रूट के बाई सी हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, श्योर हो। चलो तो अब अपने पास एक चीज और देखते हैं, आज की क्लास में एक चीज और देखते हैं। और अब वीक एसिड वीक बेस हो गया है, वीक एसिड वीक बेस हो गया है। अब अगर तुमसे कोई पूछना चाहे, अगर तुमसे कोई पूछना चाहे जैसे एक और, हाँ एक चीज और, ये बहुत डिफिकल्ट है, अगेन एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट शायद तुमने देखा हो, पॉली बेसिक एसिड्स या पॉली एसिडिक बेसिस, इतना डिफिकल्ट याद करो कभी। अब देखना ध्यान से, चलो ली चैटलियर्स याद है, जिन लोगों को याद है यस सर नो सर में बता देना भाई, यस सर नो सर में बता देना जिन लोगों को ली चैटलियर्स याद है। अगर ये एसिड K1 लिख देता हूं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिन लोगों को ली चैटलियर्स याद है, HSO4 माइनस, इसको क्या बोल देंगे K2 बोल देंगे, याद है। चलो मुझे एक बात बताओ, K1 पहले H2SO4 कैसे टूटेगा, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि एक H प्लस देगा फिर HSO4 माइनस बनाएगा, यही होगा। अच्छा अब अगर तुमसे कोई बोल दे, ध्यान से देखना, एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखना, मान लो इसका X हो गया, इसका X हो गया, अब HSO4 जब डिसोसिएट होने को आएगा तो तुम खुद से सोचो, जब इसकी बारी आएगी HSO4 माइनस की, जैसे ये मान लो शुरुआत में क्या था 0 0, अब ये X हो गया, यहाँ 0 सॉरी यहाँ क्या होगा X और ये क्या होगा, अरे SO4 माइनस 2। अब देखना ध्यान से, x माइनस वाई हुआ तो ये क्या हो गया x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा y, कैसे हुआ ये देख लो अपने पास। K1 और K2 में अगर इसकी वैल्यू K2 लिखता हूं, मुझे बताओगे K1 और K2 में, मुझे बताओगे, एक सिंपल सी बताना सर, याद करना ये रिएक्शन को शुरुआत से देखो, ये रिएक्शन में प्रोडक्ट पहले से, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लीच एटलियस अगर याद हो, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाके फॉरवर्ड की तरफ क्या करेगा, अगेंस्ट जाएगा क्या, फॉरवर्ड अपोज करेगा क्या, अगर होगा भी तो मुझे बता सकते हो y की वैल्यू बहुत ही क्या होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू x, x की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y, क्यों, बिकॉज ऑफ सर क्या हो गया H प्लस कॉमन हो गया, यहां से जो H प्लस है वो पहले से ही प्रेजेंट है। आपकी लाइफ में क्या होगा, पॉलीबेसिक एसिड में क्या होने वाला है, K1 की वैल्यू ग्रेटर देन K2 आने वाला है, क्यों, क्योंकि सर यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, या हम बोल सकते हैं कॉमन H प्लस आयन, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर प्रोडक्ट पहले से प्रेजेंट है तो थोड़ा सा रिएक्शन किधर को जाना शुरू कर देता है, बैकवर्ड जाना शुरू कर देता है, और जब बैकवर्ड जाएगा तो ऑब्वियस है आपका उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं बन पाएगा जितना पहले सोच रहे थे। तो सर ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, ये रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2। यही सेम चीज आपको इनऑर्गेनिक में जब पी ब्लॉक पढ़ोगे वहां पे भी मिल जाएगा। H2SO4 पहला H प्लस बहुत फास्ट देता है, दूसरा H प्लस स्लो देता है, क्यों देता है दूसरा H प्लस स्लो, देने को देगा ही लेकिन क्या होगा, Y की वैल्यू बहुत छोटी सी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियस है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर प्रोडक्ट पहले से प्रेजेंट है तो रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी, कुछ ना कुछ तो अपोजिशन होगा ही, बैकवर्ड रिएक्शन चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। बेस को एसिड और एसिड को बेस क्यों बोल रहे हैं यार, क्या पूछ रहे हो भाई, छोड़ दो यार, मैंने बोला ना 2-3 दिन की वेट करो, 3-4 क्लास के बाद नया चैप्टर, नई शुरुआत, एकदम फ्रेश, उसमें कुछ भी पुराना याद नहीं दिलाऊंगा, पक्का प्रॉमिस है भाई, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सुन लो। अच्छा हाँ एक चीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल ही गया,
ये जादू कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूं, तो क्या मैं ऐसा जादू कर सकता हूं? सर कितने लोग समझ जाओगे? यस और नो बता देना। क्या ये जादू कर सकते हो? क्या ये जादू कर सकते हो? क्या ये जादू हो सकता है? क्या ये जादू हो सकता है? ये कैसे हुआ? दोनों रिएक्शंस को ऐड किया। जब दो रिएक्शंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है ना। याद है, जब दो रिएक्शंस ऐड होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या होती है बेटा? मल्टीप्लाई होती है। थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी ऐड होती थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होता था। याद करो ये सब चीजें। तो ये अपने पास दोनों रिएक्शंस ऐड हुई तो मल्टीप्लाई हो गई। K1 की वैल्यू अभी भी ज्यादा रहेगी। एक सिंपल सा, ये देखो, ये एसिड है H3PO4। तुम खुद से अब देख लो, इसका K1 होगा। अब अगेन सर इसके पास अभी एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो अगेन एक H प्लस देगा, अगेन एक H प्लस देगा, HPO4 -2 बनाएगा। ये क्या हो गया? K2 हो गया। सर अगेन HPO4 -2 है, ये एक H प्लस देगा, ये एक H प्लस देगा, ये क्या बनाएगा? PO4 -3 बनाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? K3। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता, तुम ये देख लो ये स्टेटमेंट क्या होगा। K1 सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू K2, एज कंपेयर टू K3। सर इससे आते आते H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और बिकॉज ऑफ कॉमन आयन ये क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ कॉमन आयन ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड को जाना शुरू हो जाएगा। तो सबसे तेजी से कौन सा रिएक्शन होगा? K1, फिर क्या हो जाएगा? K2 और फिर K3। अगर इन सारे रिएक्शंस को अगर ऐड कर देता हूं, इन सारे रिएक्शंस को अगर ऐड कर देता हूं तो भैया मेरी लाइफ में जो रिएक्शन मिलेगा ये रिएक्शन मिल जाएगा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 इंटू K3 आ जाएगा। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 आ जाएगा। हो जाएगा? श्योर हो? तो ये देख ले भाई अपने पास, ये देखना, ये देखो क्या चीजें हो रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ सकता है K1 K2। ऑब्वियस है ना भाई, K1 सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पहली बार जब डिसोसिएट होगा तो पहली बार तो H प्लस फ्री में मिलने वाला है, बाद में यही H प्लस, यहां वाला H प्लस ही, ये वाला H प्लस इसको हिंड्रेंस देगा, फिर अगेन ये वाला H प्लस इसको हिंड्रेंस देगा। कॉमन आयन के कारण पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन करने की कोशिश करेगा तो उतना ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जा पाएगा जितना पहले केस में होता था। अकेले पहले केस में ज्यादा H प्लस बनेगा, दूसरे केस में उससे कम, तीसरे केस में उससे भी कम होगा। हो जाएगा सर? श्योर हो? K1 K2 K3 मल्टीप्लाई कर दो, K1 K2 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अपने पास, अब देखो नया कॉन्सेप्ट। और यहां से अब मिक्सिंग ऑफ आयंस शुरू करेंगे, मिक्सिंग ऑफ आयंस शुरू करेंगे, मिक्सिंग ऑफ आयंस शुरू करेंगे। मिक्सिंग ऑफ आयंस किसको बोलते हैं? तो ये देखो अपने को, अब हमारे पास कुछ चीजें आई हैं। अब देखना, बार बार सर्वर अंडर मेंटेनेंस जा रहा है। वेब पर क्लास नहीं चल रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं भाई, जिसकी क्लास हो रही है कोई बात नहीं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। चलो मैं बोल रहा हूं कॉमन आयन इफेक्ट। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? ध्यान सुनना भाई, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? अभी जस्ट जो वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग बार बार उसी को बात करने वाला। क्या बोला जाता है कि इट इज द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इट इज द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स मोर ऑफ एन आयनिक स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहता हूं कॉमन आयन इफेक्ट, और तुम खुद फील करना कि हाँ सर सामने वाले के अंदर चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कैसे चेंजेस आएंगे? जैसे ये देखना अपने पास, मान लो कोई वीक एसिड है। चलो ये देखो वीक एसिड है। वीक एसिड कौन सा है? HA है। ये वीक एसिड है, ठीक है, HA। सर इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस और क्या होगा? A माइनस।
सर ये C00, C माइनस क्या होगा, C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। सर इसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के बाई सी होगा। सब कुछ निकालना हमें आता था, अकेला था ये केस, क्या था, वीक एसिड अकेला था, कोई दिक्कत नहीं। आपने अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी करके चेक कर लिया, अंडर रूट के बाई सी करके चेक कर लिया, ठीक है। अब के की वैल्यू मान लो कोई एसिड ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसका के की वैल्यू भी ले लेते हैं, इसके के की वैल्यू भी ले लेते हैं 10 की पावर -5, कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं 10 की पावर -1, क्या होगा 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -1, सॉल्व करोगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -2। अल्फा की वैल्यू इसकी पता है, अकेला वीक एसिड अगर है तो अल्फा की वैल्यू इसकी पता है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये अपना केस 1 है, ये केस 1 है, मतलब अकेला वीक एसिड है, तो देखो उसके साथ क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसी के साथ साथ अब केस 2 में देखना, केस 2 में क्या किया मैंने, अ वेसल हैविंग HCl, एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया वीक एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया वीक एसिड के साथ। बेटा डेफिनेशन अभी बाद में पढ़ेंगे, डेफिनेशन ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन सुनना ध्यान से क्या होने वाला है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड के साथ डाल दोगे तो तुम्हें एक चीज बताओ, कौन इक्विलिब्रियम में कौन जाता है, स्ट्रॉन्ग जाता है या वीक जाता है, इक्विलिब्रियम में कौन जाएगा। मान लो HCl है, तो HCl भाई इक्विलिब्रियम में जाएगा क्या, क्या सर क्या ऐसी बातें कर रहे हो, इक्विलिब्रियम में इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्स है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं, कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, H प्लस की वैल्यू, ये क्या है सर, ये इक्विलिब्रियम में नो इक्विलिब्रियम, ये काहे का इक्विलिब्रियम, सर वीक वाले बंदे ही जाते हैं इक्विलिब्रियम में, कभी भी स्ट्रॉन्ग वाला बंदा इक्विलिब्रियम में नहीं जाता, वीक वाला ही जाता है। तो सर इस वाले HCl तो क्या करेगा, HCl स्ट्रॉन्ग है, आया और अपना H प्लस देके चला गया सॉल्यूशन में, H प्लस देके चला गया। अब प्रॉब्लम किसको होगी, एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, मैं तुम्हें घर पे बता देता हूँ। जैसे तुम अपने घर में थे, तुम वहां अकेले होगे ना, अगर घर में अकेले होगे, आस पड़ोस में कोई बच्चा नहीं होगा तुम्हारी क्लास वाला, तुम्हारे 10 नंबर भी आएंगे ना, तो घर वाले ज्यादा नहीं बोलते, घर वाले भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते। लेकिन अकेले थे, तुम वीक थे, कोई दिक्कत नहीं, 10 नंबर 20 नंबर आते, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर घर में बगल में ही पड़ोसी के अगर 90 नंबर आ गए और तुम्हारे 10 नंबर आ गए, 10 तो छोड़ो, तुम्हारे 50 भी आ गए और पड़ोसी के 90 हैं, तुम्हें ही पता है घर वाले 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, 3 टाइप के होने लगे। कैसे, वो आपको ही पता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, अपना H प्लस देके चला गया, X देके चला गया। अब बेचारा वीक जो हमारा ऐसे बैठा हुआ था, देखना उस वीक के साथ क्या होगा। अब वीक वाले बंदे के साथ देखना क्या होगा, ये देखो। अब बेचारा ये जा रहा है इक्विलिब्रियम में, अब इक्विलिब्रियम में जाने से पहले ही टाइम जब 0 होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो पहले ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, X। कैसे सर, ये X कहां से आ गया, ये वाला X कहां पहुंच गया है, ये वाला X कहां पहुंच गया है, यहां पे। सर देख लो, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे। अब मैं C माइनस C अल्फा नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है, पहले से ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट ज्यादा है, तो सर यहां C माइनस C अल्फा ना लिख के C अल्फा डैश लिख देता हूं। और मुझे यह पता चल चुका है प्रोडक्ट पहले से ही है, तो सर कुछ बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा डैश होगा। क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियस है ना, अकेले थे तो ज्यादा डिसोसिएट कर रहे थे, अकेले तो ज्यादा अच्छे से घूम फिर रहे थे। अब जैसे तुम उन लोगों के खासकर ज्यादा घर में छोटा भाई होता है, वो 6-7 क्लास में बैठा होता है, 8th क्लास में बैठा, उसके 95% आ रहे हैं, और तुम्हारा उल्टा हो रहा है, तुम्हारे 5% आ रहे हैं। तुम अलग लेवल पे जी रहे हो, वो अलग लेवल पे जी रहा है, वो तुम्हें आके समझा रहा है, एक 6-7 क्लास का बच्चा आके समझा रहा है कि सही से पढ़ लीजिए, कुछ सीखिए मेरे से, ठीक है, मैं ऐसे कॉपी लिखता हूँ, आप ऐसे नहीं लिखते हो, आप सिर्फ रफ कर रहे हो, आपका टीचर ही बेकार पढ़ा रहा है, सही से डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, ठीक है, वो तुम्हें समझा के जाता है। क्यों, क्योंकि सर अकेले हो तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फा रहेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर बगल में ये बैठा हुआ है, इवन पेरेंट्स ही बोल देते हैं बेटा सीख लो, छोटे भाई से ही सीख लो, मतलब बेइज्जती ऐसी ही चल रही होती है। कोई होता है आस पड़ोस वाला, वो भी सिखा के चला जाता है। जैसे मान लो भी, जैसे तुम ड्रॉप कर रहे होगे, कोई होगा जो किसी और फील्ड में चला गया होगा या कुछ और कर रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, अभी इस मोमेंट पे वो अच्छा कर रहा होगा तुम्हारे रिस्पेक्ट में, तो लोग उसको एग्जाम्पल देते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, उन सबका जवाब अगले साल दिया जाएगा, अगले साल टेंशन मत लो, सबका बदला लिया जाएगा भाई। ये देख लो, ये देखना,
ये अल्फा डैश क्यों लिया, इसका रीजन पता चल रहा है। ये अल्फा डैश हमेशा कम आएगा, इसका रीजन क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज आपके पास इन दोनों लोगों के बीच में एक कॉमन आयन आ गया। कौन सा कॉमन है, H+ कॉमन है, और H+ के कारण ही ये देख लो अल्फा डैश आ गया, ये अल्फा डैश आ गया, H+ के कारण ही क्या हो गया, अल्फा डैश आ गया, X+C अल्फा डैश आ गया। ये देख ले भाई, हो जाएगा। अब अगर तू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेगा तो क्या लिखेगा, देखना एक बार। ये देखना, ये देख लो अपने पास, यही लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, x की वैल्यू ज्यादा होगी तो एज कंपेयर टू x, और ये एक काम करते हैं, ये इसको क्या लिख देते हैं, ये c कॉमन ले लेते हैं। हो जाएगा। ये देखना, अपने को पूरा पूरा डेरिवेशन नहीं करना, ये देखना। हाँ, सर अल्फा ऐसे भी बहुत कम होता है, 1 माइनस अल्फा डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस अल्फा डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं अगले पेज पे लेके चला जाता हूं, के की वैल्यू क्या है। तुम्हें लास्ट का एक सिंपल सा रूल बता दूंगा, वो याद रखना। तुम्हें इतना ज्यादा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिंपल सा एक रूल बता दूंगा, वो कर देना, और कुछ नहीं। ये देख ले भाई, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये H+ इधर आ गया, इसके कारण मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। उसको हमने क्या रख दिया, C अल्फा डैश, उसको हमने क्या रख दिया, C अल्फा डैश। और ये C अल्फा डैश, अब ये C अल्फा डैश, इसका K कैसे निकालेंगे, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। C कॉमन कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, X+C अल्फा डैश 1 माइनस अल्फा डैश। और तुम्हें भी पता है कि सर अल्फा डैश बहुत छोटी सी वैल्यू होगी, अल्फा डैश इज लेस देन अल्फा। सर इस केस में अल्फा डैश जो होगा लेस होगा, एंड देन हम लोग क्या मान लेंगे, देन हम लोग क्या मान लेंगे, 1 माइनस अल्फा डैश को कितना मान लेंगे, 1। तो सर के की वैल्यू कितनी आ गई, X+C अल्फा डैश इंटू अल्फा डैश। अब एक नई चीज देखना, तुम्हें आज के बाद सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, C अल्फा डैश का होल स्क्वायर। सर एक बात बताओ, कोई छोटी सी चीज है, अगर कोई छोटी सी चीज है 0.02 है, इसका स्क्वायर करोगे, अगर कोई भी चीज, अगर किसी छोटी चीज का स्क्वायर करोगे, अगर कोई चीज 1 से कम है और उसका स्क्वायर करोगे, तो उसका स्क्वायर बड़ा होता है या छोटा होता है, उसका स्क्वायर बड़ा होगा या छोटा होगा, उसका स्क्वायर क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो भाई देख ले, इसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और तुझे डेरिवेशन को अब गोली मार, तू क्या याद रखियो, बस ये ध्यान रखना कि सर अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा, बस तुझे ये फॉर्मूला याद रखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। बस एग्जाम हॉल में इतना ही सॉल्व करना है तुझे, ये सारा डेरिवेशन गोली मारो इसको। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, K/X हो जाता है, एंड व्हाट इज X, X इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा कि भैया तुम्हारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। ये देख लो, पहले अल्फा डैश कितना था, पहले अल्फा कितना था, √K/C था। ये कब है, जब ओनली वीक एसिड था, ओनली वीक एसिड था। लेकिन अल्फा डैश याद रखना भाई साहब, अल्फा डैश याद रखना, K/X हो जाएगा, K/X हो जाएगा, और इसको क्या बोल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड के। ये कब है, व्हेन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इज प्रेजेंट। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट हो। तुम्हें डेरिवेशन बेटा याद नहीं करना, तुम चाहो तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर लो, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन आपके किसी काम का नहीं। बस ये ध्यान रखना कि भैया कॉमन आयन इफेक्ट कब आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट कब आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट कब आने वाला है, ठीक है।
कॉमन आयन इफेक्ट कब आएगा? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड आया अपना H प्लस देके चला गया, अब उसके H प्लस के चक्कर में वीक एसिड बेचारा ऐसे ही वीक डिसोसिएट कर रहा था, ऐसी ही गरीबी थी, उसने और आके गरीबी प्रोड्यूस कर दी, उसने बोला भाई साहब और बर्बाद हो जाओ, आपका और H प्लस चला जाएगा, और H प्लस चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये डेरिवेशन आपसे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? सर आपका इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? आप सीधा सीधा याद रखिएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज ऑलवेज, अल्फा डैश इज ऑलवेज लेस देन अल्फा। एक सिंपल सा देखो, ये देख, अब देखना, अब तुम जब इसको सॉल्व करने जाओगे तो यहां पे क्या होगा? जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 होगा, अगर मैं एक केस लेता हूं और अगर नॉर्मल केस लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ ये लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ CH3COH लेता हूं, तब देखो इन दोनों के केस में क्या डिफरेंस आएगा? इन दोनों के केस में क्या डिफरेंस आएगा? सर यहां C है, यहां 0 0, यहां C माइनस सी अल्फा, यहां C माइनस सी अल्फा, यहां C अल्फा, यहां क्या हो गया? C अल्फा। लेकिन यहां पे लिखने जाऊंगा C, लेकिन यहां 0 होगा, लेकिन ये वैल्यू कितनी होगी? 0.1। ये कहां से आ गया? फ्रॉम HCl आ गया, फ्रॉम HCl आ गया। और ली चैटलियर्स बोलता है, ली चैटलियर्स बोलता है कि भैया ये देख लो, C माइनस सी अल्फा डैश, ये C अल्फा डैश, और ये क्या होगा? 0.1 C अल्फा डैश, ये आ जाएगा। तो ये देख लो भाई, ये देख लो अपने पास। सर इसी को बोलते हैं, ये जो इफेक्ट हुआ ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड दोनों होंगे, उस केस में क्या होगा? सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, डिक्रीजेज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यहां पे बात करोगे तो यहां पे अगर तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई पूछेगा अल्फा डैश की वैल्यू, तो K/X कर दोगे। व्हाट इज X? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम सर वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, किससे? स्ट्रॉन्ग एसिड से। यहां पे कोई अल्फा पूछेगा तो आप क्या करोगे? √K/C करोगे। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? वीक एसिड है। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है? वीक एसिड है। तो कॉमन आयन इफेक्ट है, बस इतना ही जान के रखो, इतना ही जान के रखो भैया कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा? यही होने वाला है। कॉमन आयन इफेक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। न्यू स्टूडेंट 4 पॉइंट, भाई प्लीज इधर मत आओ यार, अब यहां मत आओ प्लीज भाई। अब ये इस चैप्टर का अब ये क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं, तो भैया आप कल की क्लास से तो और बर्बाद हो जाओगे। प्लीज भैया कमजोर दिल वाले प्लीज यहां ना आए, ठीक है? हाँ, क्योंकि यहां पे दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे अब कोई पूछे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या नया स्टूडेंट कोई आ जाए तो अब दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। ये देख लो भाई, तुम्हें सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि कभी भी अल्फा पूछेगा, ये तो हमें कल आता था। आज आपने क्या किया? आज आपने वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसाइड करेगा कि सर अल्फा डैश क्या होगा। सामने वाले का मतलब स्ट्रॉन्ग वाला बंदा ही डिसाइड करेगा कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कितना होगा, अल्फा डैश की वैल्यू कितनी आएगी। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका है? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। लेकिन ये कौन डिसाइड कर रहा है? किसका कॉन्सेंट्रेशन? ये किसका है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये किसका है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये किसका है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। सब कुछ बेचारा वीक एसिड का होगा, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। डिसाइड कौन करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो भैया तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है,
जैसे देखना चाहे देख सकता है। अच्छा, यही चीज वीक बेस के लिए भी आ सकता है। वीक एसिड हो, देखना ध्यान से, अगर वीक बेस होगा तो उसके केस में क्या होता था, ये देखो, अगर वीक बेस, सिर्फ और सिर्फ वीक बेस लिखा हो तो उसके केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट के वी बाई सी आता था। उसके केस में अल्फा की वैल्यू क्या आती थी, अंडर रूट के वी बाई सी आती थी। लेकिन अगर वीक बेस के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए, वीक बेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया जाए, तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या आएगी, के बी बाई एक्स आ जाएगा। और वेयर एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस। क्या आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस से। बस आपको सब जितना हो सकता है ना, जितना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, अगर वीक एसिड ओनली, देख ले भाई, पूरा तेरे लिए ही समराइज कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड है, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी हो गया। लेकिन अगर वीक एसिड के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, वीक एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा, अल्फा डैश की वैल्यू के बाई एक्स होगा। ले भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सब कुछ तेरे लिए दोबारा लिख दिया। अब तेरे ऊपर है, इसको जितनी बार ट्राई करेगा, जितनी बार लिखेगा, उतना ज्यादा आपको याद रहने वाला है, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम हॉल में जाके अफसोस करना होगा कि हाँ यार ये चीजें होती है, हो जाएगा। के नहीं चेंज होता, के कभी चेंज नहीं होता, के भी चेंज नहीं होता। के और के भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज करते हैं, किसी के आने और जाने से के और के बी की वैल्यू चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कारण होती है। हम्म, ठीक है। चले, क्वेश्चन देखो अपने, जैसे किसने बोले क्वेश्चन, एक बात बताओ, ये देखो क्वेश्चन, ये देखना, अब तुम्हारी मर्जी, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जिसका फास्ट करना चाहता है, डिसोसिएशन इन ईच केस, ये देखना, चलो निकाल के देखो। इन दोनों के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा, एसिड वही है, एसिड वही है, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा, एसिड वही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा, क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा तो निकालो, एक के केस में कैसे आएगा, बी के केस में कैसे आएगा। वो 4 है, 10 की पावर -4 है, यहां 10 की पावर -4 है। सर दोनों ही केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर निकालने जाओगे, पहला केस किसका है, वीक एसिड अकेला है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सर पहले केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट के बाई सी आ जाएगा। अंडर रूट के बाई सी आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी, तो अंडर रूट 4 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2, 2 इंटू 10 की पावर -1, -2 हो गया, और ये कितना हो गया, 0.2 हो गया, अल्फा की वैल्यू 0.2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अल्फा की वैल्यू यहां निकालने जाओगे, अल्फा डैश, ये क्या हो जाएगा, के बाई एक्स हो जाएगा, और के की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4, एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1, 4 इंटू 10 की पावर -3। देख लो काफी ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, काफी ज्यादा, मतलब सोचो ना, यहाँ 10 की पावर -1 है, यहाँ 10 की पावर -1 है, यहाँ 4 इंटू 10 की पावर -3 है। तुम्हें
अब तुमसे कोई पूछ दे यहां पे इससे पहले वाले केस में, इस वाले केस में पीएच का फॉर्मूला कितना होगा 1/2। सर वीक एसिड का फॉर्मूला याद है ना, ये वाला 1/2, ये निकालना पड़ेगा। यहां पे जो पीएच है वो कौन डिसाइड कर रहा है, ड्यू टू वीक एसिड। लेकिन अगर यहां का कोई पीएच पूछे तो यहां जो पीएच होगा माइनस लॉग H प्लस होगा, और जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है यहां जो H प्लस डिसाइडेड होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई वीक एसिड का कोई रूल नहीं, नो रूल ऑफ वीक एसिड। अगर सामने वाला नो रूल ऑफ वीक एसिड, इसका पीएच अलग होगा उसका पीएच अलग होगा। क्यों? क्योंकि सर सामने वाले का एसिडिक अपने पास अलग अलग कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ये देख लो, हो जाएगा सर, श्योर हो। ये देख ले भाई, कॉमन आयन इफेक्ट देख ले भाई, कॉमन आयन इफेक्ट कैसे काम करता है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये देख लो, उसके हिसाब से आंसर्स निकालेंगे। अंडर रूट निकालना कोई बताओ मुझे, अंडर रूट कैसे निकालते हैं? बेटा बहुत डिफिकल्ट है अंडर रूट, इसके लिए आपको 12th की क्लास से ऊपर थोड़ा जाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन टाइप की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, एंड देन यू नो कि अंडर क्या होता है और रूट क्या होता है, उसके बाद उन दोनों को मिलाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट निकालना पड़ेगा। बहुत डिफिकल्ट है अंडर रूट निकालना। किसी भी बेस में भी यही होगा, अभी बेस का भी क्वेश्चन करा दूंगा, बेस का भी यही आएगा। हाँ, अंडर रूट का मतलब 1/, मर्जी है यार तेरी। अंडर रूट निकालना भाई बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा एक लिमिट के बाद ना। बस इसी 2-4 क्लास की बात है, उसके बाद मैं भी बहुत आराम आराम से चीज़ें पढ़ाऊँ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें पढ़ाऊँ, उसमें फ्रेश स्टार्ट कर सकता है भाई। लेकिन अभी के लिए यार अब चीज़ें कुछ हाथ से जा चुकी हैं, अब पीएच वीएच की चीज़ें अब अलग अलग लेवल पे बात चल रही है। चलो निकालो। दोनों के केस में अल्फा की वैल्यू निकालिए। अब आपको एग्जाम हॉल में कोई बोलेगा नहीं कि सर आपके साथ क्या होने वाला है, कि आपको कॉमन आयन इफेक्ट है या नहीं है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। जहां वीक है वहां पे इक्विलिब्रियम है, जहां वीक है वहां इक्विलिब्रियम है। लेकिन वीक बेस के साथ अगर साथ में स्ट्रॉन्ग बेस लग गया, वीक के साथ बगल में स्ट्रॉन्ग बेस खड़ा हो गया, बस समझ जाओ भैया स्ट्रॉन्ग बेस अपना चलाएगा, वीक वाला बेचारा शांति से बैठ जाएगा, बोलेगा भाई आप जो करना है कर दीजिए। क्या होगा पहले केस में, क्या आ जाएगा अगर निकालने जाएं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू अगर फर्स्ट केस में निकालने जाएं तो अंडर रूट KB/C आएगा। KB की वैल्यू 10 की पावर -7 डिवाइड बाई 10 की पावर -3 10 की पावर -4 अंडर रूट 10 की पावर -2 आ गया पहले वाले केस में। सर सेकंड केस में जाएंगे तो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी होगी, KB/X होगा। KB की वैल्यू 10 की पावर -7 है और इसकी वैल्यू 10 की पावर -2 है, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -5। अल्फा और अल्फा डैश में हमेशा देखोगे अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी, अल्फा डैश कम होगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। आपको हमेशा डेरिवेशन थोड़ी ना करना है, डेरिवेशन करने के लिए हम लोग हैं ना यार, तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना, डेरिवेशन नहीं करना है हमेशा। डेरिवेशन के लिए बचाने के लिए तो ये फॉर्मूला बता दिया, ये शॉर्टकट तभी तो काम आएगा ना, डेरिवेशन थोड़ी ना कराएंगे तुमसे। एग्जाम हॉल में तुम बस ये लेके चले जाना, आंसर आ जाएगा। बस ये याद रखना, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, अपने ही टाइप का नेचर हो। यहां एसिड है तो एसिड है, बेस है तो बेस है, ऐसा नहीं अपोजिट वाला आएगा तो बफर बन जाएगा। अभी उसकी बात करेंगे, ध्यान सुन लेना, अपोजिट नहीं लेके आना है अपने पास, हमेशा अपोजिट नहीं लेके आना है कभी भी। अरे एक चीज और, ये देखो कोई एसिड है, कोई बोल रहा है सर
एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी मेजर करते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके होता है। अगर किसी का एसिडिक के वैल्यू बड़ा है, सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए ना, कोई भी बेस हो, तो आपको ये याद रखना के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पी के बी है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो किसके हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पी के बी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा। कोई अगर अच्छा एसिड है तो उसका के ज्यादा होगा, पीके क्या होगा, कम होगा, उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, पीके कम होगा, या फिर पीएच क्या होगा, उसका कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच भी लिख देता हूं, यहां क्या लिख देता हूं, पीओएच लिख देता हूं, ठीक है। हाँ, पीएच और पीओएच के इनवर्स, जिसका पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ये बेसिक चीजें हो गई। सर वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, वीक एसिड के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो कॉमन आयन इफेक्ट आ जाता है। लेकिन अब देखना ध्यान से, अब कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। देखना, जैसे अब मिक्सिंग ऑफ आयंस पे आते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ आयंस में पहला चीज क्या आता है, ऑलरेडी हमने कॉमन आयन की डेफिनेशन पढ़ ली है। ध्यान से देखना क्या लिखा जाता है कॉमन आयन में, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विथ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही तो बात कर रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट कब होगा सर, दो ही केस तो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ वीक एसिड हो, या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ वीक बेस हो, यही तो कॉमन आयन इफेक्ट है ना। कि सर इस केस में क्या होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब रटना चाहिए तो रट लीजिए, नहीं तो आप खुद से समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन है बेटा, जो डेफिनेशन पूछ रहे थे उनको ये डेफिनेशन बता रहा हूं कि मिक्सिंग ऑफ आयंस में दो केस आते हैं। एक हो गया कॉमन आयन इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक बेस, ठीक है। ऑड आयन इफेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। ऑड आयन पता है क्या होता है, ये देखो, ये हमारे सिलेबस में इसके ऊपर कैलकुलेशन है, ये आज पढ़ेंगे और अभी बस 2 मिनट का काम है। ये क्या बोलता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हैविंग एन ऑड आयन, ऑड आयन मतलब जैसे देखना, ये देखना, ये मेरा बेचारा आराम आराम से डिसोसिएट हो रहा था, जिंदगी जी रहा था ये मेरा वीक एसिड, सामने क्या डाल दिया मैंने, NaOH डाल दिया। ये देखो ना क्या होगा, Na प्लस निकलेगा और OH माइनस निकलेगा, वहां कॉमन था, यहां क्या होगा, कॉमन तो छोड़ दो, ये H प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना देगा, H2O। मुझे बताओगे CH3COH वाली रिएक्शन में, जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है उसका प्रोडक्ट गायब होने लगा, इसका प्रोडक्ट गायब होने लगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अगर सर इस रिएक्शन की बात करें, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अगर आपका H प्लस गायब होने लगा तो आप H प्लस, यहां H प्लस बढ़ गया था ना, यहां H प्लस बढ़ गया था, ये देख मैं फिर से समझा देता हूं, दोनों का एग्जांपल बगल में ही लिख देता हूं। ये देख, यहां पे कॉमन आयन था, यहां पे कॉमन आयन था, तो सर यहां पे ना कॉमन आयन था, यहां पे H प्लस की वैल्यू पहले से ही क्या हो रही थी, कॉमन हो गई थी, इसीलिए यहां अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि कॉमन था। यहां पे रिएक्शन H प्लस गायब हो रहा है, H प्लस गायब हो रहा है, तो प्रोडक्ट कहां जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगी, और इस केस में अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, अल्फा की वैल्यू क्या होनी शुरू होगी, इंक्रीज होगी। ऑड आयन इफेक्ट इज नथिंग, ऑड आयन इफेक्ट इज नथिंग भैया, कुछ नहीं, एक ऐसा आयन लेके आ जाओ जो प्रोडक्ट को गायब करना शुरू कर दे। H प्लस गायब होना शुरू हो गया, प्रोडक्ट कम होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन किधर को मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विथ दिस वन, ठीक है। तो इसको कॉमन आयन इफेक्ट, इसको क्या बोल देते हैं, ऑड आयन इफेक्ट। निकाल दो कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट, निकाल दो, हो जाएगा सर, श्योर हो। अब देख लो, अभी तक तुम्हारे पास जितने भी केसेस आए, ठीक है, जितने भी केसेस आए उनके केस में बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं और वहां पे देखते हैं। मैंने तुम्हें पीएच कैलकुलेशन में वीक एसिड वीक बेस कल बता दिया था। आज वीक एसिड वीक बेस के साथ साथ उनका कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का क्या रिलेशन है, आज हमने क्या पढ़ लिया है, K इंटू के बी क्या होता है, KW की इक्वल, K इंटू के बी क्या होता है, KW की इक्वल, ये रिलेशन पढ़ा।
वीक एसिड के कंजुगेट बेस के साथ रिलेशन पढ़ा। फिर ये देखा कि अगर वीक एसिड के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पे लगता है कॉमन आयन इफेक्ट, वहां पे लगता है कॉमन आयन इफेक्ट। और बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिक्रीज करता है। पक्का। अब भैया कल की क्लास से क्या स्टार्ट हो जाएगा? बफर सॉल्यूशन। क्या होता है बफर सॉल्यूशन? बस बता रहा हूं, ये देख लो। मैं अभी केस 1, अभी तक कल की क्लास में केस 1 बताया था कि सर सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड है और सिर्फ वीक बेस है, तो ये केस 1 था। सर केस 2, आज मैंने केस 2 बता दिया है इसको। अगर वीक एसिड के साथ साथ, ये देख लो, वीक एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस के साथ साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये केस 2 था। इसको हम लोग बोल देते थे, ये कौन सा इफेक्ट है? कॉमन आयन इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? कॉमन आयन इफेक्ट है। अब बेटा कल जो आने वाला है, जो बफर के नाम से जाना जाता है, वो आने वाला है। ये देख लो, ये वीक एसिड होगा और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहां पर वीक बेस होगा, इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहां पे चांसेस होंगे किसके? बफर सॉल्यूशन के। तो कल हम लोग बफर सॉल्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे। 3 केसेस हो चुके हैं। सर ये देख लो, ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है। ये क्या है कि सर यहां पीएच ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। आयनिक इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट बनता जाएगा, बिकॉज अगर आप चीजों को अलग अलग तरीके से नहीं देखोगे तो। कल हमने ये पढ़ा था, आज हमने ये पढ़ा, और अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि सर अगर अपोजिट वाले लोग, वीक एसिड है उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस आ गया तो क्या होगा? बफर। सर वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया तो क्या होगा? बफर। आगे जाके इसके अंदर ही और क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पढ़ने वाले, इसी के अंदर आएगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो भैया तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाना। कल अपने पास, कल की क्लास में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा बफर सॉल्यूशन के नाम से। बफर सॉल्यूशन के नाम से बहुत कुछ मिलने वाला है। ट्राई करना, आज का डीपीपी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, डीपी आज का अटेम्प्ट कर लेना। हाँ, अगर कुछ बफर के क्वेश्चंस होंगे तो उसको अभी नेग्लेक्ट कर देना, उसको भी नेग्लेक्ट कर देना। अगर बफर के क्वेश्चंस होंगे तो, ऐसे मैंने ट्राई तो किया कि बफर ना हो, बट अगर फिर भी हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा आज के डीपी में। कल क्लास में बफर सॉल्यूशंस काफी अच्छे से, काफी ज्यादा करने वाले हैं। प्लीज पढ़ के आना, क्योंकि कल की क्लास से बफर, कल की क्लास में बफर, अगली क्लास में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थर्ड क्लास में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगले 3 क्लास में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि साथ साथ आप भी पढ़ेंगे, साथ साथ ये चैप्टर फिनिश करेंगे। मंडे ट्यूसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, रक्षाबंधन से पहले ही फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फ्रेश स्टार्ट करेंगे, श्योर। ठीक है, चलो भाई, आज अपनी जैसे भी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हाँ ट्राई करते हैं जितना हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो यार, कॉन्सेप्ट्स को जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना परफेक्ट कर सकते हो ना, परफेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट आप बार बार रिवीजन करते हो ना, उतना परफेक्शन आती है। जैसे अभी देखो ना, आपने आज लास्ट क्लास में वीक एसिड वीक बेस पढ़ा था, उससे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा था। आयनिक इक्विलिब्रियम डिफिकल्ट क्यों बन जाता है? बिकॉज हर एक दिन ना कुछ नया चेंज होता रहता है, उसी के अंदर नया नया वेरिएशन आता रहता है, नई नई तरीके की चीजें इन्वेंट होती रहती हैं। जैसे आज हमने कुछ और पढ़ा, कल कुछ और पढ़ा था, उससे पहले कुछ और पढ़ा था, कल और कुछ और पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करना इन सबको मैच करने की, कोशिश करना एनर्जी को मैच करने के लिए। और थैंक यू बेटा, सबको थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं एमआर सर को बता भी दूंगा आपको, आपके इतने सारे प्यार के लिए। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, अगली क्लास में मिलते हैं, फिर अपने बातें करेंगे, फिर कल की क्लास में बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।